लोग जो है देश की आजादी के पहले के किसी शासन की जिसको लीगल हिस्ट्री में थोड़ा बहुत टच किया गया उसको बहुत संक्षेप में, और देश के आजाद होने के बाद में हमने किस किस तरीके से कहा। देश की आजादी के पहले यदि मैं दृष्टि दौड़ाता हूं तो औरंगजेब ने कुछ प्रयास किया फतवा आलमगीरी से। उन्होंने इस बात पे हिंदी बुलाए, उधर के भी बुलाए, सभी लोगों को बुला करके फतवा आलमगीरी करके और इस तरह से 40 जुरिस्प्रूडेंस के सेटअप के लोगों को जोड़ के इन्होंने किया। तो इन लोगों ने क्या कि शरीयत केंद्र बिंदु माना और उसी के इर्द जो बातें थी उसको एक सबब करके डॉक्यूमेंट पर। अब बात यह कि कंपनी आ गई थोड़ा समय, कंपनी ने अपने कैसे काम किया। कंपनी ने ये माइंडसेट रखा कि सारी लड़ाई माइंडसेट की है, किसी को धन लूटना है, वोट लूटना है और समाज चाहता है। और धन लूटने वाली जो कंपनी आई उन्होंने उड़ीसा, बंगाल और यहाँ कुछ जैसे कानून का अपना जो जूरिस्प्रूडेंस इन्होंने अपने अपने हिसाब से गवर्नमेंट से करके कोई बात कही इसका तो क्या काफी अपने तरीके से बता पाएंगे। फिर बाद हुआ कानून का शासन आया। कानून का शासन आते वक्त इन्होंने क्या दिमाग लगाया कि हम कॉन्स्टिट्यूशन लाए और बना ये। इसमें इन्होंने हेनरी मैन को भेजा। हेनरी मैन एक ऐसा आदमी था जो ये चाह रहा था कि ऑस्टिन तो ये कह रहा था कि एक राजा होगा और वो कोई कानून बना देगा और पनिशमेंट रख देगा और इस तरीके की बात कह करके उसने कह दिया कि हम कहें फाइनल होगा। लेकिन हेनरी ने कहा नहीं, समाज को प्रोग्रेसिव समाज जो इसमें से कुछ ऐसा समाज है जो बिल्कुल ये अपने सोचता नहीं है अपने तरीके से जो उस तरीके से। तो प्रोग्रेसिव समाज के माइंडसेट से उन्होंने हेनरी ने अपना कुछ इनपुट दिया और ये विधि आयोग बनते रहे इनके और क्राउन ने अब कानून बनाने शुरू किए। एक सत्य पर ये रिफॉर्म जो है इसमें बनने शुरू हुए। बाल विवाह के भी कुछ मुद्दे आए, छोटे मोटे इन्होंने अपने स्तर पे अपने कुछ करते रहे ये करके, लेकिन इनकी नियति ये थी कि कहीं पंगा नहीं और मुसलमानों को छेड़े या इनको छेड़े, हमें तो धन कमाने का नियत रखनी है। उन्होंने कोई ऐसी मार्केट की लड़ाई नहीं, दिमाग नहीं लगाया कि भाई अपने पैसा आ रहा है अपनी कंपनी चले और उस तरह से जुड़ गए। दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट जज है तो वहां से अब मैं इसमें त्यागी जी और रसाना जी हमारे चीफ पैनलिस्ट हैं। मैं इसमें ये जोड़ना चाह रहा हूं कि एक मैंने वीडियो सुना है, एंग्लो मुस्लिम लॉ का कंसेप्ट आया। एंग्लो मुस्लिम का इन्होंने ये कहा कि अरबी में लिखा हुआ ये शरीयत वगैरह, तो इन्होंने इसको इंग्लिश में करवाया, उसमें गफलत हो गई और वहां से वो ट्रांसलेशन के मामले में कुछ गड़बड़ होते हैं। इन्होंने कुछ अलग तरह का एक ढांचा बनाया जिसको हनीफा और हदीस के मार पर इन्होंने कहा कि भाई ये डेटा है, इन्होंने ये लागू कर दो, कार्रवाई शुरू हो गई। अब मैं यहाँ ये शुरू कर रहा हूँ कि क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कुरान मुस्लिम का जो डॉक्यूमेंट था उसके अंदर इंग्लिश में कन्वर्ट बदला, जैसे ये चार औरतों वाली बात है, कह रहे कुरान में है ही नहीं, तो आया उसमें मोटा आया। कुछ युद्ध में जा रहे थे आदमी, ज्यादा मर गए तो वो रेस टू सेक्स रेशियो की औरतें ज्यादा बच गई, तो इन्होंने फिर थोड़ा अपने इनने अपने ढांचे खड़े लिए ताकि इतना भी नहीं होता हम भी सारे, क्योंकि क्राउन पैसा लालच में था और कंपनी भी पैसे के लालच में थी। तो एक तरह से यूं कह सकते हैं कि एंग्लो मुस्लिम लॉ है जो अब ढांचा बनता है, ये अपने विवर्ग से भी जो भी बना रहे हैं कर्निश के हिसाब से। इस मामले में डिपेंडेंट जो है उसके अंदर इन्होंने काफी आईटी बना दी, इस तरह के चेंजेस करके। लेकिन इस बात पे शॉर्ट बनाने के अंदर मैं ये जा रहा हूं कि सीधा ही मैं जा रहा हूं कि हम पोस्ट इंडिपेंडेंस पे आ जाते, क्योंकि संविधान पता है तब तक बीच में संसद नहीं थी, इन्होंने अपने कानून बनाए, यानी विधान सभा और संसद एक ही थी। तो से लड़ाई शुरू मिल के अंदर हुई। राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा साइन नहीं करूंगा, किसी ने कहा भीमराव
अंबेडकर लगा रहे थे, बिल आया नेहरू जी के टाइम में, ये हम ज्यादा इस पे डिस्कस अपने में से सारे लोग करीब करीब बातों के अंदर के हिंदू कोड किस तरह गति और दुर्गति हुई। फिर नेहरू ने ये सोचा कि यार इस टुकड़े ही कर दें, क्योंकि हिंदू कोड के अंदर कर दें, मैरिज का अलग बना दें, सक्सेशन का अलग बना दें, इस तरीके से करके 5-4 टुकड़ों के अंदर ये रिफॉर्म इन्होंने अपने हिसाब से सेट कर दिए। यहाँ पे एक बात यहाँ पे शुरू होती है। अब मैं पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में ये कह रहा हूँ, कसाना जी भी सुन रहे हैं, त्यागी जी, आर्टिकल 13 जो है, आर्टिकल 13 ये कहता है कि भाई जो कानून पहले बने हैं उन कानून में हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसके अंदर कोई 19-20 है तो उसको हटा दिया जाए। तो मुद्दा यह है कि हटा क्यों नहीं है? जब हमने आर्टिकल 14 को समानता का कर दिया, आर्टिकल 15 को ले लिया, तो ये 25 और 26 पे लटकते बैठ गए कि नहीं ये तो धर्म का मामला है, धर्म पोषित होगा, और वहां करके यानी 14 और 15 को 13 में जो बात लिखी हुई थी वो 14 और 15 के अंदर होनी चाहिए थी, उसको इन्होंने 25 और 26 से न्यूट्रलाइज कर दी उसको, कि ठीक है धर्म का मामला है, अपना अपना राग और अपनी अपनी डपली के हिसाब से चलने दो। इस बीच में इन्होंने 5-4 से ये डायरेक्ट टू प्रिंसिपल एंटर हुआ है। 5 लोग चाह रहे थे एक फंडामेंटल राइट नहीं बने और 4 लोग चाह रहे थे फंडामेंटल राइट बने, लेकिन वो डायरेक्ट टू प्रिंसिपल पार्ट 4 का बन गया। 44वें में ये बात लिख दी। 44वें के पहले हमारे कई साथी जो NSCPM के लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई 44वां जो जुड़ रहा है ना उसके अंदर 39वें में संपत्ति वो जो लिखे हुए हैं उसके, क्योंकि संपत्ति इसका पार्ट है। संपत्ति जो है इसके अंदर जो भी पर्सनल लॉ हिंदू के हैं चाहे मुस्लिम के हैं चाहे क्रिश्चियन के हैं, संपत्ति उसका पार्ट है। तो संपत्ति के डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम को 39 में जो दिया गया है वो क्यों नहीं आ पा रहा है? तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल का पोस्ट जो है इसमें, तो कॉन्स्टिट्यूशनल की ये क्यों नहीं आर्टिकल को 13 में जो बात लिखी हुई थी वो बात तो उसमें था कि 14 और 15 में लिखी हुई कर दो, लेकिन 25 और 28 ने उसको रोकने की कोशिश की। 21वें की बात थी, लाइफ की लिबर्टी की बात थी, उसके अंदर भी इन्होंने नहीं कहा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन 13 है। फिर बात आती है कि हम 1948 में UDHR के भी मेंबर बन गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें आर्टिकल 16 में मैरिज की बात भी है। तो हम जब ह्यूमन राइट को भी टच कर रहे थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी टच कर रहे थे, 13 में हमने मान भी लिया। तो मैंने 13 को बहुत सीरियसली पढ़ा, क्योंकि वैसे इन वीडियो में 13 ज्यादा नहीं आया, लेकिन मुझे लगा कि हम 13 को मान लेते तो क्या होता, कर देते भाई ठीक है करो, जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीजें लिखी है और हमने जो भी ह्यूमन राइट के जो डॉक्यूमेंट पे साइन किए हैं उसमें ये लिखी हुई है, सबको कर देते हैं करेक्शन। लेकिन ऐसा करेक्शन नहीं किया और हमने यहाँ वोट पालने की राजनीति की। उन्होंने नोट पाले और अब नोट पालने वाला ग्रुप हो गया, तो ये किसी को छेड़ना नहीं चाह रहे थे। उन्होंने मोहम्मदन के अंदर जो भी रिफॉर्म थे उनको टच नहीं किया, इन्होंने भी टच नहीं किया। इन सारी बातों को लेते हैं और 39 को टच कर लेते तो भी बुरा नहीं था भाई, संपत्ति का बढ़ जाता, संपत्ति को हम किस तरह से बांटे सबके बराबर बराबर। लेकिन ये अब ये लड़ाई जो है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जेंडर इनइक्वलिटी की लड़ाई है, कुछ है कि प्रॉपर्टी को कब्जे करने की बात है। क्योंकि प्रॉपर्टी की मैं इसलिए मान लेता हूं कि ये जो हदीस आई इसके अंदर और शरीयत आई, इन्होंने भी लैंड को पकड़े रखा। मुसलमानों ने भी लैंड को बेटियों को नहीं दी, हिंदुओं ने भी लैंड को बेटियों को देने के अंदर एक क्लू दा दिया कि उसका आपने पार्ट 9th में डाल दिया। जो आपने कानून बनाया कि बेटी का हक बराबर होगा उसमें 9th में डाल दिया, इसको छेड़ोगे नहीं। इसका मतलब यह है कि ये पुरुष प्रधान कंट्री किसी भी तरीके से जमीन को कब्जाए रखना चाहता बेटा। जब बेटे की जमीन की बात आई तो इस मामले में ये बात आने के अंदर ये हुई कि भाई बेटा तो होना ही चाहिए, पूरे कंसेप्ट में बेटा आया। बेटे की कंसेप्ट की बात आई तो गोवा जो था पुर्तगाल से यहाँ वो लोग आए, तो गोवा में बिल्कुल अभी वो कॉमन यूनिवर्सल जो ये है चल रहा है सिविल, लेकिन उसके अंदर भी क्ल्यू है। हिंदुओं के लिए उन्होंने कहा कि 25 साल तक यदि किसी औरत के बेटा पैदा नहीं होता है तो वो शादी कर पाएगा। 30 साल तक का उन्होंने, सेकंड शादी वाले की भी 30 साल तक वो नहीं कर पाती है बेटा पैदा 5 साल में, तो उसको कर दो। इसको मतलब है कि उनको भी 4 शादियां करने की छूट है, तो इनको तो संख्या ही नहीं है, आप बच्चे पैदा नहीं हो तब तक शादियां करते रहो। इस तरीके के होने के बाद में जम्मू कश्मीर में हिंदू लॉ लागू था अभी तक, और लद्दाख। अच्छा, फिर आती है बात ट्राइबल की।
क्योंकि ये मैटर जो छोड़ा था वो राजस्थान से छोड़ा हुआ था, मीणा थी, वो सुप्रीम कोर्ट में ले गई कि मैं ट्राइबल हूं और मेरे ऊपर तो कानून लागू ही नहीं होता। ये ट्राइबल के कानून तो जो इंडिया के 10 ट्राइबल के जोन हैं उसमें है, तो उसके अंदर तो हमारे कानून, नागाओं के कानून अलग है, उसमें मैं तो उसमें आती हूँ। तो ये तुम्हारे ये हिंदू मैरिज, ये डाइवर्सन, ये क्या बीमारी, मेरे डाइवर्स का लागू ही नहीं है। तो वो अब अभी शायद सुप्रीम कोर्ट में मैटर पड़ा है वो। तो कुल मिला के ट्राइबल इसमें लफड़े है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधान है वो लटके पड़े हैं। हमने कभी 9th शेड्यूल में डाल के भी पीछा छुड़ा लिया, जमीन हम छोड़ना नहीं चाहते। यानी बेसिकली हम इस जेंडर इक्वलिटी को मिटाना नहीं चाह रहे, दुनिया के प्रेशर से या दुनिया के दिखावे में हम नाटक तो कर रहे हैं। तो इस सारे यूनिफॉर्म सिविल कोड का वास क्या होगा, कहां जाएगा, किस स्थिति में होगा। तो अब मैं लेना चाहूंगा त्यागी जी को। त्यागी जी, आप 25-30 मिनट में, मैंने बहुत संक्षेप में जो बात रखी उसके अंदर टू दी पॉइंट, क्लियर पॉइंट आप अपने हिसाब से रखिए। बाद में जवाब तलब लेके कसाना जी आपसे, और फिर साथी जो भी अपने अपने वे में अपनी अपनी बात को रखेंगे। तो त्यागी जी, आप माइक खोलिए और अपनी बात को रखिए, हम सब माइक बंद कर रहे हैं। माइक तो खुला हुआ है मेरा शायद। हाँ ठीक है, तो आप बोलिए सर। आपका मैं परिचय करा दूं कि आप खालसा गंगानगर के, हाँ नहीं, बाकी कई जैसे जुड़े हुए हैं, हेड ऑफ सिविल के हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे हैं, हमारे गुरुजी रहे हैं। मेरी LLB आपके सौजन्य से हुई है, तो मैंने आपको स्पेशल गेस्ट के तौर पे, आप बोलिए सर। थोड़ी आवाज जोर से बोलने की कोशिश करना था कि सबको सुनाई दे जाए। सभी मित्रों को नमस्कार। और ये निश्चय है कि आप सभी को मुझसे तो ज्यादा ही एक्सपीरियंस है। बहुत बड़े बड़े एक्टिविस्ट यहाँ बैठे और सर्वोच्च न्यायालय के एडवोकेट हनुमान जी और भी सब जिन्हें मैं नाम से परिचित नहीं हूँ, सिर्फ तस्वीरें देख रहा हूँ। निश्चय ही आपका अनुभव भी ज्यादा है, प्रैक्टिकल भी, थियोरेटिकल भी। मुझे पहली बार अवसर मिला और मैं इस सब्जेक्ट पे अपनी बात ये रखने का प्रयास कर रहा हूँ। सवाल है कि जो ये मैं शुरू करूं, यही सोच रहा हूं कहाँ से शुरू करूं। बहुत सारी बातें हनुमान जी ने कही हैं। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड कोई रखी नहीं गई है जिस पे डिस्कशन किया जाए कि ये पॉइंट है, इस पे ये सही है, ये गलत है, ये कैसा हुआ नहीं हुआ, कुछ भी सामने नहीं है किसी के भी। सिर्फ उस पर डिस्कशन हमारे सामने है। डिस्कशन किस समय किया जा रहा है, कौन कर रहा है, इनका भी बहुत बड़ा महत्व होता है। जब हम पूरी परिस्थिति पर विचार करते हैं उसमें, तो किस समय किया जा रहा है, कौन कर रहा है, क्या उसका आशय है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है जब हम विचार कर रहे हैं। क्योंकि कोई एजेंडा है सामने, लेकिन मटेरियल कोई नहीं जिस पे आप विचार करेंगे कि हम ये चीज बदलना चाहते हैं। मैं कुछ चंद चीजें आपके सामने रख दूं, हालांकि सबको पता है। पंडित नेहरू जी से मैं रखता हूं। उन्होंने कहा कि इस भारत की जो संस्कृति है वो हिंदू है, लेकिन केवल हिंदू नहीं, ये मुस्लिम भी है पर केवल मुस्लिम नहीं, ये सिख संस्कृति भी है, केवल सिख नहीं है, ये और भी बहुत सारी संस्कृतियां इसमें शामिल है, पर केवल किसी एक की नहीं। अगर कोई इस देश की सेवा करना चाहता है, और कितना ही महत्वपूर्ण कार्य करता है सेवा का, अगर इस बात को नहीं समझता कि ये देश सबका है, ये सभी संस्कृतियों का देश है बराबर, तो वह कोई महत्वपूर्ण सेवा इस देश की नहीं कर सकता। इसे आइडिया ऑफ इंडिया कहते हैं। और उन्होंने और आगे लिखा कि मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी आती है तो तानाशाही की तरफ जाती है। क्योंकि वो कहेगा हमने तो ये बना दिया अल्लाह कि साहब आपने गलत बनाया, आप मानिए नहीं मानते तो मिलिट्री और फोर्स हमारे पास है। ये डिक्टेटरशिप की तरफ जाती है, कट्टरता, लॉजिक हट जाता है।
हटते ही मनमानापन आता। और इसके दूसरी तरफ जो माइनॉरिटी की कट्टरता है वो अलगाव की तरफ जाती है कि ठीक है फिर हमें अलग कर दीजिए। महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात कि गांधी है, क्या कह रहे हैं? एक ही शब्द में बात कहना चाहूंगा, सबको सन्मति दे भगवान, अर्थात सबकी बात कर रहे हैं, सबको बराबर मान रहे हैं, सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं बिना किसी शर्त के। मैंने एक स्पीच सन 1971 में इंदिरा जी की सुनी और उसमें उन्होंने कहा कि बहुत सी अच्छी बातें हैं, उन पे ला बनना चाहिए, लेकिन जनता में जागृति होनी चाहिए, आवाज जनता से आनी चाहिए, और तब संसद ला बनाए तो तब ज्यादा बेहतर होता, ज्यादा बेहतरीन तरीके से उसे लागू कर सकते हैं। अन्यथा लागू करना मुश्किल हो जाएगा, बनना भी मुश्किल हो जाएगा। तो जनता में पहले डिस्कशन हो, जनता उसके लिए तैयार हो और फिर संसद उस पर ला बनाए। ये एक प्रक्रिया है डेमोक्रेसी की। ये नहीं कि संसद ने जो चाहा ला बना दिया और बाद में कह दिया कि आप साहब इसको एक्सेप्ट करिए, करना पड़ेगा क्योंकि टेक्निकली हम पावरफुल हैं, हम ये ला बनाएंगे। ला का एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है जिसको पालन किया जाना चाहिए। सिर्फ संसद में पेश किया और ला बन गए टेक्निकल प्रोसेस है, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं है। और इसी तरह से हम कहते हैं कि साहब सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन ये नहीं कहते कि सबकी भागीदारी। और इसलिए बहुत खूबसूरत बात, ये आज की बात नहीं, ये आजादी से पहली बात है। और तब क्या कहा गया कि अगर किसी देश में सबकी भागीदारी नहीं तो इसका मतलब वहां का प्रजातंत्र पूर्ण नहीं है, वहां प्रजातंत्र नहीं है। भागीदारी महत्वपूर्ण है, सबकी होनी चाहिए, सिर्फ सबका विकास नहीं कि सड़क बन गई सब चल सकते हैं, वो तो मजबूरी है। सड़क एक घर के आगे नहीं बन सकती है। ये नालियां सबकी साफ हो रही, ये मजबूरी है। ये मच्छर सबके साजे हैं, ये मजबूरी है। भागीदारी सबकी होनी चाहिए, ये डेमोक्रेसी है। और यही साधन है डेमोक्रेट होने का और यही लक्ष्य है उसका। तो इसीलिए भारत के संविधान में सिर्फ लोकतंत्र नहीं लिखा गया प्रीएम्बल, रिपब्लिक साथ लिखा गया। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ रिपब्लिक लिखा, डेमोक्रेसी नहीं लिखा। आपके ब्रिटेन में संविधान नहीं है, भले वहां सिर्फ डेमोक्रेसी है, वहां रिपब्लिक नहीं लिखा, डेमोक्रेसी है। आप 10 लोग हैं और हमने 5 ने 6 ने तय कर लिया कि साहब आपकी पॉकेट में जितना चारों पे है हमको दे दीजिए। दिस इज डेमोक्रेसी बट नॉट रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब फॉर द पीपुल ला होना चाहिए, पीपुल का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, पीपुल के लिए होना चाहिए, और जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो पीपुल में से होने चाहिए। अगर फॉर द पीपुल नहीं है तो रिपब्लिक नहीं, डेमोक्रेसी हो सकती है। इसलिए हमने डेमोक्रेसी भी रखा और हमने रिपब्लिक भी लिखा हुआ रखा है अपने संविधान में, दोनों चीजें रखी। तो मैं कह रहा था आपसे कि सबकी भागीदारी अति आवश्यक है। अब यहाँ हनुमान जी ने आर्टिकल 12, 13 इन सब का जिक्र किया, 19, 21 या 25, 36, 7, 44, 371A, 366 इन सब का जिक्र किया, प्रीएम्बल का जिक्र किया। मैं थोड़ा सा इस टाइम की मर्यादा ध्यान में रखते हुए आपसे कहूं कि 13 वो क्या कह रहा है कि जो भी कोई कानून है, और कानून का मतलब जो एग्जिस्टिंग लॉ, जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, संविधान से पहले बन चुका था और संविधान के लागू होते समय वो कोर्ट में लागू था, वो यदि मौलिक अधिकार के विरुद्ध है तो शून्य हो। अर्थात हम एक नए युग में प्रवेश कर गए, हम एक इंडिविजुअल को आजादी दे रहे हैं। प्रीएम्बल में स्पष्ट है कि डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, वहां ये नहीं लिखा डिग्निटी ऑफ कम्युनिटी, डिग्निटी ऑफ एनी कास्ट, डिग्निटी ऑफ एनी क्लास, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। हर व्यक्ति आजाद है और तब आजाद है जब उसके पास फंडामेंटल राइट्स हैं, जब उनकी गारंटी है।
और इसलिए 13 कह रहा है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कितने ही कैसे भी हों, कभी से आए हों, अगर वो संविधान के फंडामेंटल राइट के विरुद्ध हैं तो शून्य हो। और इसी तरह पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कोई भी अध्यादेश, आदेश, नियम, विनियम, सूचना, अधिसूचना, रूढ़ि, प्रथा, ये सभी अगर मौलिक अधिकार को छीनते हैं, कम करते हैं, असंगत है, विरोध में, शून्य हो, उसी सीमा तक शून्य हो। ये चाहे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है चाहे पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल, वो शून्य हो, स्पष्ट कह दिया। और फिर परिभाषा दे दी, जहां लॉ की परिभाषा दी वहीं प्री कॉन्स्टिट्यूशनल की भी परिभाषा दे दी। और वो क्या दे दी? जो किसी सक्षम प्राधिकारी ने बनाया या किसी विधानमंडल ने बनाया और वो आज लागू हो रहा, पहले से ही लागू हो रहा, वो लॉ शून्य होगा। अब देखिए, जो प्राधिकारी ने बनाया, जो विधानमंडल ने बनाया, 372 भी यही कह रहा है कि प्रवृत्त लॉ जो फोर्स में है, लॉ कौन सा लॉ है जो फोर्स में है, उसको जिक्र कर रहे हैं। और क्या बात कह रहे हैं? जो किसी सक्षम प्राधिकारी ने बनाया। जैसे 1935 है, विधानमंडल था, कोई गवर्नर जनरल है, कोई क्राउन का लॉ है, उन्होंने लॉ बनाया है, विधानमंडल ने बनाया, सक्षम प्राधिकारी ने बनाया, और वो रिपील नहीं हुआ है और वो लागू हो रहा है फंडामेंटल राइट के खिलाफ, शून्य हो, ये कह दिया गया। अब जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान लागू हो रहे हैं वो दो तरह के, एक जो किसी सक्षम प्राधिकारी ने बनाए, जो विधानमंडल ने बनाए, और दूसरे कि जो जिसे मैं साधारण भाषा में कह रहा हूं, गॉड गिवन है। कुरान किसी सक्षम प्राधिकारी ने नहीं बनाई, वेद किसी सक्षम प्राधिकारी ने नहीं बनाए, किसी विधानमंडल ने नहीं बनाए। वो फंडामेंटल राइट छीन रहे हैं आपके, वो शून्य नहीं होंगे। तो इसलिए जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है वो दो तरह का है। एक लॉ जो सक्षम प्राधिकारी ने बनाया, जो किसी विधानमंडल ने बनाया, और वो फंडामेंटल राइट छीन रहा है, वो विधि की परिभाषा में आर्टिकल 13 के अंदर है। लेकिन जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा नहीं बना, जो विधानमंडल द्वारा नहीं बना, वो आपके आर्टिकल 13 की परिभाषा में, विधि की में शामिल नहीं है। यही 372 कह रहा। और यही खतरा था। खतरा क्या था कि आर्टिकल 17 लिखना पड़ा, आर्टिकल 26 लिखना पड़ा, कि कहीं कोई कह न दे कि मेरा पर्सनल है, साहब ये तो मेरी आस्था का प्रश्न है, मैं मंदिरों में नहीं जाने दूंगा हरिजन को। चाहे आपका आर्टिकल 14 लिखा है, चाहे आपका आर्टिकल 21 लिखा है, आप कह रहे हो कि समता के विरुद्ध है, लेकिन 13 पढ़िए। और वो क्या कह रहा है कि अगर कोई सक्षम प्राधिकारी ने, ये मेरी आस्था का सवाल है, ये सक्षम प्राधिकारी ने तो नहीं बनाया, ये मेरी परंपराएं किसी और तरह से बनी है, और इसलिए इन्हें आप शून्य नहीं कर सकते, ये तो कोई कह दिया जाएगा। इसलिए 17 क्लियर कट लिख दिया गया, 26 में क्लियर कट लिख दिया गया कि हिंदू मीन्स, जब एंट्रेंस ऑफ द पर्सन इन द टेम्पल होगा तो हिंदू का अर्थ है सिख, जैन, बौद्ध। आप किसी को भी एक दूसरे के मंदिर में जाने से रोक नहीं सकते हैं, वरना कोई कह देगा साहब हमारे यहाँ तो नहीं जा सकते हैं। ये देखिए, ये तो संविधान का आर्टिकल 13 उसको कुछ नहीं कर पाए, मौलिक अधिकार कुछ नहीं कर पाए। इसलिए 26 में क्लियर कट स्पष्टीकरण दे दिया गया कि ये स्पष्टीकरण कहीं कोई इस तरह की बात सामने ना आ जाए। तो जो पर्सनल लॉ है वो 3 तरह का, एक जो संसद ने बनाया, वो अगर मूल अधिकार छीनता है, शून्य। एक जो गॉड गिवन है, वो अगर मूल अधिकार छीनता है तो वह शून्य नहीं है। एक जो कस्टम है, जो कस्टम को परिभाषित किया गया, कस्टम विधि की परिभाषा में शामिल है। जैसे तलाक, 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 ये कस्टम था, ये कुरान में नहीं लिखा। इसलिए सबसे पहला प्रश्न कोर्ट के सामने ये था कि यह कुरानिक लॉ है या ये कस्टम है। क्या तय हुआ कि ये तो कस्टम है, ये तो कुरान में है ही नहीं। इसलिए कस्टम है और फंडामेंटल राइट छीनता है 14 का, 21 का, तो ये शून्य होगा, तो वो शून्य कर दिया गया। तो इस तरह से जो 13 का प्रभाव है वो ये, मेरे अपने ख्याल से, जो मेरी सीमित नॉलेज जहां तक कह रही है, जो पढ़ा मैंने। दूसरा कि आर्टिकल 12 है, और 12 में क्या है? परिभाषा राज्य की।
राज्य किसे कहते हैं? जिसमें कंटेक्स्ट के मुताबिक उन्होंने लिखा, कंटेक्स्ट शब्द लिखा है, जिसमें ये लोग ये शामिल होंगी बॉडी, संघ की सरकार, संघ का विधानमंडल, संसद, राज्य की सरकार, राज्य का विधानमंडल, विधानसभा, कोई लोकल अथॉरिटी या कोई अदर अथॉरिटी जो भारत के अंदर है या भारत के बाहर भारत सरकार के नियंत्रण में है। अब उसमें नगर पालिका भी स्टेट है, बीमा कंपनी भी स्टेट है, क्योंकि लोकल अथॉरिटी एंड अदर अथॉरिटी में जो जो शामिल है सभी स्टेट है। अब हम जरा इसे सर थोड़ा सा मैं रोक उसी जगह ट्राइबल के मामले में आप अपना व्यू रखिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मैटर, मीणा का जो राजस्थान वाला मैटर है, इसमें वो जज है मैडम कोई, उसने कहा है इसी पे ये हुआ कि आप ये यूसीसी बनाइए। ट्राइबल के कानूनों की क्या स्थिति होगी यदि ये यूसीसी बनता है? तो वही सारे पे यार, सब पे यार। तो पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ध्यान करें आप। 36 जब आया डायरेक्टिव प्रिंसिपल कि दीज आर नॉट एनफोर्सेबल, 37 का, और 30 स्टेट की परिभाषा जो 12 में दी है फॉर द फंडामेंटल राइट, वही डायरेक्टिव में लागू होगी, वो कह दिया उसने। लेकिन जब 44 पढ़ते हैं तो क्या भाषा है 44 की? राज्य। संपूर्ण भारत क्षेत्र में जो नागरिक हैं उनकी सुरक्षा के लिए समान सिविल संहिता प्राप्त करने का, गौर करना, प्राप्त करने का प्रयास करेगा, प्राप्त करने का प्रयास करेगा, ये लिखा। अब वहां संपूर्ण भारत के लिए, तो राज्य का मतलब संपूर्ण भारत के लिए 44 के कंटेक्स्ट में, तो वहां स्टेट नहीं बनाएगा पूरे भारत के लिए, वहां केंद्र बनाएगा पूरे भारत के लिए। तो जब हम 44 के कंटेक्स्ट में राज्य की बात करेंगे कि सिविल संहिता कौन बनाएगा समान, तो वो केंद्र बनाएगा। अब आइए कि प्राप्त करने का प्रयास कर। अब जैसे आपने बताया 366 है और 371A। अब वहां क्या है 366, आप हिंदू लॉ की तरफ जाएं, सोर्सेज ऑफ द हिंदू लॉ, हिंदू कौन है। अब वहां कह दिया कि ये हिंदू है और ये हिंदू लॉ इन हिंदुओं पर लागू हो, लेकिन वहां लिख दिया कि जो आर्टिकल 366 का क्लॉज 25 है, जिसमें शेड्यूल्ड ट्राइब्स 342 के अंतर्गत जो लिस्ट में आते हैं, उन सब पर ये तभी लागू होगा, ये हिंदू लॉ भी जो आपके सामने है, जब राष्ट्रपति अपने गजट में घोषित कर देंगे उसके 2 वर्ष के बाद। तो क्यों किया गया? इसलिए किया गया कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स उनके अपने कस्टम्स हैं, जो सेविग्नी का नाम आपने लिया कि कस्टम आपने एकदम पूरा परिवर्तन करके लागू कर दिए तो उससे परेशानी होती है। इसलिए लॉ एक इवोल्यूशन है, जैसे समाज बदल रहा है वैसे वैसे लॉ भी चेंज होगा। बहुत सारा लॉ जो ऐसे चेंज हो, एकदम सीधे सीधे नहीं चेंज किया जा सकता। इसलिए उन शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कह दिया कि तब तक जब तक कि राष्ट्रपति अधिसूचना द्वारा जारी न करे और उसको भी 2 साल न हो जाए, तब तक उन पर उनका लॉ अप्लाई होगा। हम न समूह की तानाशाही चाहते हैं, न हम एक व्यक्ति की तानाशाही चाहते हैं। इसलिए हम समाज को डेवलप कर रहे हैं, उसको इवॉल्व कर रहे हैं, उसका विकास कर रहे हैं मानसिक रूप से। और जब वो इस स्थिति में आ जाएगा तो ये मॉडर्न लॉ आपका लागू हो जाए, एकदम झटके से लागू नहीं किया जाए। ये संविधान का उद्देश्य है। अब 371A नागालैंड, आप आश्चर्यचकित होंगे कि नागालैंड में स्पष्ट कर दिया 371A में कि जो धार्मिक धारणाएं हैं, जो परंपराएं हैं, उन पर वही लागू होंगी। इवन कि जो सिविल लॉ है, जो क्रिमिनल का प्रोसीजर लॉ है, उन पर उनका ही अप्लाई होगा, ये आपका लागू नहीं होगा। ये उनको छूट दे दी। क्यों दे दी? क्योंकि वही चीज है कि जब तक इवोल्यूशन नहीं होगा, समाज का इवॉल्व नहीं होगा उस रूप में, तब तक लागू नहीं करेंगे। और जब ये लग जाएगा कि अब ये हो गया है, इस स्थिति में आ गए हैं यहाँ के लोग, तब उसको लागू करेंगे। अब इसका संबंध जब प्रीएम्बल पढ़ते हैं वहां के भाईचारे से भी, फ्रेटर्निटी,
वहां की एकता से भी, यूनिटी ऑफ द कंट्री, वहां की अखंडता से भी है कि भारत अखंड कैसे रहेगा। इसलिए उसमें जो अलग अलग तरह के लोग थे, उनकी भिन्नताएं थी, अनेकताएं थी, और एकदम आप झटके से करेंगे तो स्वीकार्यता नहीं हो सकती थी। वो वहां पर लिख दी गई और उन्हें स्पेशल प्रोविजंस पारित कर दिए गए। अब सवाल है कि जो समान सिविल संहिता है वो एक अलग इशू है, और अलग कैसे है कि समाज से प्राप्त करेगा, स्टेट समाज से प्राप्त करने का प्रयास करेगा। अब देखिए आप कि सोसाइटी बदलती रहती है, परिवर्तनशील है, और सोसाइटी जो आज से पहले थी, अब आज एक सीधी सी बात सोचें, आज लव मैरिज ज्यादा हो रही है 10 साल पहले और उससे 50 साल पहले, तो निश्चय ही मेरा ख्याल हम सब सहमत होंगे आज ज्यादा हो रही है। मेरे पास अभी कोई 10-20 दिन हो गए और तब एक बच्चा बैठा और उसने कहा कि जी मेरे पास जो छपने के लिए कार्ड आते हैं तो मैं सबके देखता हूँ कि इनकी इंटरकास्ट हो रही है या कैसे हो रही है। तो 60% उसने तो बताया ये कि मेरे पास जो कार्ड आए छपने के लिए वो सारे इस तरह के थे जहां पे दूसरी कास्ट थी। तो जो नौजवान पढ़ रहा है, एक दूसरे के साथ घुल मिल रहा है, एक शहर से दूसरे में जा रहा है, उसका खान पान कॉमन हो रहा है, उसकी कल्चर कॉमन हो रही है, उसकी भाषा कॉमन हो रही है, उसकी स्वीकार्यता एक दूसरे के प्रति बढ़ रही है, एक दूसरे के कल्चर के प्रति बढ़ रही है, तो कुछ कॉमन कैरेक्टर्स पूरे समाज के अंदर पैदा हो रहे हैं। ऐसे में आप ला बना दें कि यहाँ पर समाज की मानसिकता एक हो गई, प्राप्त करेगा। क्या लिखा? स्टेट सिविल संहिता, समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। वहां भी डिक्टेटरशिप नहीं रखी गई। और वो प्रयास क्यों लिखा, प्राप्त करना क्यों लिखा? सीधे लिखते विधि निर्माण करेगा, क्योंकि सोसाइटी डेवलप होगी, इवॉल्व होगी, पढ़ेगी, वो लिखेगी, वो आर्थिक तौर पर उसकी स्थिति अलग होगी, बदलेगी, सामाजिक तौर पर बदलेगी, कल्चरली बदलेगी, भाषा के स्तर पर बदलेगी, और तब एक कॉमन इंडिया पैदा होगा जब हम साथ साथ रहेंगे। और जब कॉमन कुछ चीजें पास हो गई, स्वीकार्यता बढ़ गई, तब स्टेट उन पॉइंट्स पर आकर के एक कानून बना देगा जिसकी स्वीकार्यता हो जाएगी। लेकिन अगर समाज डर जाएगा, भयभीत हो जाएगा साइकोलॉजिकली भी, तो वो चीजें नहीं डेवलप हो पाएंगी। आप उसे सुरक्षित रखें, शांति व्यवस्था रहे, डिस्कशन का माहौल रहे, डेमोक्रेटिक माहौल रहे। सर, हाँ जी सर त्यागी जी, मैं थोड़ा सा समय सीमा के कारण से कुछ इनको तो जाना है। दो चार ही मिनट ले रहा हूँ, उसके आगे नहीं। उसके बाद आप सवाल करें आपस में या जिसको भी दें, बस 2-3 मिनट ही ले रहा हूँ, ज्यादा नहीं। तो मेरा अभिप्राय कहने का ये है कि जो सोसाइटी है उसके जो फैक्टर्स हैं जिन्हें हम अलग रख देते हैं, जबकि वो भी ला है। समाज में शांति है क्या, ये देखना पड़ेगा। हम ग्रुपिज्म में तो बटे हुए नहीं है, ये देखना पड़ेगा। अब एक तरफ हम कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए। अब हिंदुस्तान आजाद हुआ, कैबिनेट मिशन आया, और उस मिशन में क्या कि साहब हिंदू अपना ला बनाएंगे, मुस्लिम अपना। ऐसा प्रश्न क्यों पैदा हुआ? क्योंकि एक तरफ कह रहे थे कि हम बनाएंगे और दूसरी तरफ कह रहे थे कि हमारा धर्म खतरे में। तो ये विश्वास होना चाहिए, एक दूसरे का भरोसा होना चाहिए। हम नजदीक आएंगे तब भरोसा जमेगा। अगर ये जो जैसे लिंचिंग है का माहौल है या लव जिहाद का माहौल है, अगर इस तरह का तनाव सोसाइटी में रहेगा, ग्रुप्स बनेंगे, घबराहट होगी, एक पार्टी किसी को भी, एक मजहब के लोग को ना तो किसी दल में रख के आपका टिकट देगी ना और में देगी, तो वो माहौल समाज में नहीं बन पाएगा। इसलिए वो आपका सहृदयता सोसाइटी में बनने आया, और वो सहृदयता, बंधुता अति आवश्यक है समान नागरिक संहिता के डेवलप होने के लिए, उसकी मानसिकता डेवलप होने के लिए। ये फैक्टर हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये उससे जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ इलेक्शन के टाइम का नहीं है कि जहां भी आपने इलेक्शन हुआ और हमने इसका नारा लगा दिया, जहां हम गए मीटिंग में भाषण देने, कहा स्टेट इलेक्शन में, और हमने कह दिया कि समान नागरिक संहिता बननी चाहिए। किस पर्पस से कह रहे हैं आप, किस हिसाब से कह रहे हैं?
क्या सोच है आपकी? क्या ये आप प्राप्त करने जा रहे हैं? क्या कोई कॉमन कैरेक्टर सोसाइटी का बना रहे हैं या सिर्फ एक डिस्कशन विवादों का खड़ा कर रहे हैं? ये सारी ठीक है सर, हम उस राजनीतिक एजेंडा को हम अवॉइड करते हैं सर। ये राजनीतिक एजेंडा अगर आप अवॉइड करेंगे तो समान नागरिक संहिता पे विचार ही नहीं कर सकते। फिर आप बताइए बात आपकी बहुत जेन्युइन है। के प्रावधान बताइए, किन पे डिस्कशन करना चाहते हैं? प्रावधान बताइए। ठीक है, मैं वापस आ रहा हूँ सर, मैं इनको ले लूं। राजनीति की दृष्टि से की गई है और आप कहें कि हम इसको तो हटाते हैं अलग, तो फिर प्रावधान बताइए किस पे आप इशू चाहते हैं, कौन सा विचार चाहते हैं? ठीक बात है सर आपकी भी, लेकिन कुछ पे आप समय चाहते हैं, क्या विचार चाहते हैं? समय सीमा भी है सर। मेरी बात पूरी हो। कसाना जी, मैं आपसे टेक्निकल आइडिया चाहूंगा। ये जो कोई भी बात आई, चाहे किसी सेटअप से आई, आपने सामाजिक सेटअप पे अपनी पूरी विस्तृत जानकारी रखी कि एक माइंड सेट आदमी का किस तरह का होगा, तब हम यूनिवर्सल सिविल कोड को लागू कर पाएंगे। और ये एक लाइन और जोड़ दूं इसमें, संसद को हक है। अब जैसे गॉड गिवन, मैंने जिसको शब्द दिया है वो गॉड गिवन में नहीं कह रहा, मैं आस्था का सवाल कह रहा हूँ। कुरान में है, वेद में है और है, उसे आप फंडामेंटल राइट पे चेक नहीं करेंगे। पर्सनल लॉ जो है वो लॉ की परिभाषा में शामिल नहीं है। लेकिन संसद अगर चाहे कि सुधार करना है तो सुधार कर सकती है, क्योंकि संविधान की अप्रोच क्या है? हमें धर्म की फ्रीडम भी चाहिए और हमें धर्म से भी फ्रीडम चाहिए। जहां अंधविश्वास है, जहां कुरीतियां हैं, हमें चाहिए। वो संसद के पास पावर है, वो संसद बताए कि ये हम करना चाहते हैं, उसका माहौल बनाए। ये सरकार की होनी चाहिए कि माहौल बनाए। माहौल अगर नहीं है तो ये कॉमन कैरेक्टर नहीं आ सकता। चलिए बात ठीक है। हाँ, तो कसाना जी, आप अपना व्यू पॉइंट दीजिए। टेक्निकल साइड से आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, इतने सारे हमारी रूलिंग आई, लगभग कॉमन सिविल कोड जो है, या कॉमन तो नहीं कहूँ, यूनिफॉर्म ही कहूंगा, तो लगभग लागू है। बहुत हिंदू में भी लागू है, कई मुसलमानों भी लागू है, लेकिन फिर भी धरातल पे इनमें बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन कोई न कोई शॉर्ट सर्किट निकाल के लोग इधर उधर भी ले जा रहे हैं, कर रहे हैं। और बात यह है कि प्रयास करेगा के अंदर हम प्रयास कितना करें, क्यों करें, किस लिए करें। ये 21वें जो विधि आयोग था उसने कह दिया भाई मत करो अभी, लेकिन फिर भी 22वें के अंदर ये अपना व्यू पॉइंट ले रहे हैं। ये पॉलिटिकल लाइन है जरूर, लेकिन फिर भी चलो है तो है, लेकिन कुछ सुधार होने में कोई बुराई नहीं है। कैसा हो कैसे नहीं हो, तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप कसाना जी अपनी बात को रखो। 15 मिनट में आप अपनी बात को रखें, ताकि काफी एक्सपर्ट साथी और भी जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहूंगा उनके भी व्यू लेने, फिर आप दोनों से इनके ऊपर कोई सजेशन लेने जाएंगे। तो कसाना जी, ओवर टू यू। माइक खोलिए कसाना जी, आपने माइक नहीं खोला अपना। जी, सभी को मेरा नमस्कार जी। मैं अभी प्रोफेसर साहब को सुन रहा था, बात आपकी ठीक है, लेकिन कुछ चीजें मैं इसमें जोड़ूंगा। एक नोम चॉम्स्की हुए हैं और उन्होंने कुछ 10 पॉइंट दिए। वो आज की दुनिया के बड़े इंटेलेक्चुअल हैं और उन्होंने 10 पॉइंट रखे थे कि भाई ये सब जो नेता हैं या जो पॉलिटिकल लोग हैं इस तरह की बातें करते हैं, तो उनमें एक सबसे इंपॉर्टेंट है क्रिएटिंग प्रॉब्लम एंड देन ऑफरिंग द सॉल्यूशन। ये इस सरकार का सबसे बड़ा एजेंडा है। दूसरा जो है, कई चीजें और भी, जैसे अभी बात करेंगे आबादी की। जब हम आबादी के आंकड़े देखते हैं तो मुस्लिम की आबादी ज्यादा नहीं बढ़ी हिंदू से, पिछले आंकड़े देखें तो। लेकिन सारे देश में जितने भक्त लोग हैं वो ये कहेंगे साहब मुसलमान की तो आबादी बहुत बढ़ गई। अच्छा, दूसरी मजाक यहां तक होती है साहब वो इसलिए बढ़ गई, 4 शादी करते हैं। अब 4 औरतें एक आदमी से शादी करें या 4 आदमियों से अलग अलग करें, बच्चे तो महिला के ही पैदा होंगे, तो उसकी एक आदमी से 4 शादी करने से कैसे बढ़ जाएंगी? एक ऐसा है कि लोग सोचने को बिल्कुल तैयार नहीं है इस मुल्क में। यानी ऐसा भ्रम पैदा कर दिया है कि 4 औरतें एक आदमी से शादी करें तो बच्चे ज्यादा होंगे, भाई अलग अलग करें तो क्या कम होंगे? तो उनकी अपनी व्यवस्था है। अब दूसरा सवाल आता है जो मौजूदा सरकार है, यानी किसी ने सोचा ही नहीं कि 4 औरतें एक साथ रहने से ज्यादा बच्चे होंगे, अलग अलग होने से ज्यादा होंगे।
खैर बहरहाल जो मौजूदा सरकार है, क्या सरकार इतनी ऑनेस्ट है? एक तो ये सवाल आएगा। जो किसी गैर मजहब के आदमी की हांडी में भी ये देख लें कि क्या पकाया जा रहा है, किसी चर्च में प्रेयर करते हुए पे लठ बजा दें, किसी राह चलते की दाढ़ी नोच लें, तो क्या उनसे उम्मीद करेंगे कि वो ईमानदारी से काम कर रहे होंगे? उनके पीछे मनसा कुछ और नहीं होगी? तो लौट के बात आती है चौमस्की जो बोलता है कि आप पहले गुमराह करो और फिर उसका रास्ता निकालो, समस्या पैदा करो, रास्ता निकालो। जैसे कृषि बिल थे, डिमांड तो लंबे समय से क्या रही किसानों की, और बिल कौन से लेके आए, और सारे देश के किसान ततैया छुटाने में लग गए। यानी वो तो भूल गए हमारे हक क्या थे। हक तो गए ऐसे की तैसी में, जो बचा हुआ था वो भी छिन गया, और फिर हम उसको ततैया छुटाने में लग गए सारे के सारे कि भाई ततैया कैसे छुटे, और लौट के वहीं आगे भाई कुछ मत दो, यहाँ से तो हटा दो हमें। यानी 2-3 साल किसानों के बर्बाद करा दिए बिना किसी बात के, और वहीं लौट के आ गए। और हम ऐसे आनंदित हुए जैसे कोई 10 साल मुकदमा चलता हो और उस दिन वो बरी हो जाए, कहेगा भाई बड़ा खुश हो गए, 10 साल तो बर्बाद हो गए। ये जो तमाशा है पूरा का पूरा, इस पूरे तमाशे में जो आर्टिकल 44 है उसमें प्रोविजन आया था, बिल्कुल सही बात है प्रोफेसर साहब जो बता रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ 2 चीजें हैं। जैसे जो मेरे पर्सनल लॉ हैं, मेरे पर्सनल लॉ मानने में क्या दिक्कत है? यानी जहां तक शादी का सवाल है, कोई आदमी 1 शादी करे या 4 करे, वो रांडा रहे या कैसा ही रहे, शादी करे ना करे, रांडा रहे, 6 करे 4 करे ना करे, हिंदू से करे मुसलमान से करे, इसमें सरकार क्या करेगी? एक कॉमन सेंस की बात है। सरकार का काम क्या लोगों का ब्याह करवाना रह गया? या सरकार का काम क्या? यदि आप आबादी पे ईमानदार होते तो चाइना ने आबादी का पॉलिसी बनाई, इंदिरा गांधी के बाद भारत के किसी नेता ने आज तक इस पे ईमानदारी का हक नहीं दिखाया। एक चीज मैं और बोलता हूं, जो लीडरशिप से बेवकूफियां हो रही हैं, मुलायम सिंह इस मुल्क का पहला नेता था जिसने एक बात रखी थी कि साहब वो लड़कों से गलती हो जाती है। उसका आज कल परसों एक हाईकोर्ट के जस्टिस ने ये बात फिर कही है, लड़कियों की कंसेंट की उम्र यदि आप 16 साल नहीं करोगे तो लाखों बालक जेल में पड़े हुए हैं। ये संसद आखिर कर क्या रही है? यानी जो करने के काम थे आपके, सबसे प्रायोरिटी का काम है जो होनहार बालक कॉलेज में पढ़ते हैं, या तो आप संस्कार अच्छे दो। जब आप मॉडर्न हो चुके हैं, सोसाइटियां बदल चुकी हैं, अमेरिकन पैटर्न की तरह आप जीते हैं, उस तरह ही आप चलेंगे, लिव इन में आप रहते हैं, और फिर आप कहें कि साहब कंसेंट की उम्र 18 साल हो, यानी 16 करनी पड़ेगी, जिससे लाखों बच्चे जो जेल में सड़ रहे हैं उनको बाहर निकाला जाए। वो बच्चे मित्रता में गए, मैंने ऐसे बहुत केस किए कि लड़की की उम्र 15 साल थी, लड़के की 16.5 साल थी, दोनों बच्चे थे, उनको कुछ भी नहीं पता था और वो जेल में है। तो इस करने का ये काम था। दूसरी बात आती है कि हमारे मुल्क में खुशहाली कैसे कायम हो। खुशहाली भाई बढ़िया, क्या एजुकेशन फ्री है? क्या एजुकेशन में समानता है? क्या सबको दवाई मिलती है? क्या सबके पास रोजगार है? अब इससे एक नहीं लगता कि रामलीला की मंडली जिनका काम केवल खुराफात पैदा करना हो, वो यूसीसी से कोई बढ़िया काम करेंगे क्या? एक सोचने की बात है। क्या उनका एक कॉमन सेंस है? एक माँ और एक नर्स, माँ अनपढ़ होती है, नर्स क्वालिफाइड होती है, लेकिन बच्चे का केयर कौन ज्यादा करेगा? माँ करेगी, अनपढ़ माँ, क्योंकि नर्स तो सो जाएगी, वो तो नौकरी पे आई है। माँ का लगाव है। सवाल ये उठेगा कि जो यूसीसी है, जो कॉमन सिविल कोड है, इसका पहला जो कंसेप्ट है वो है कि हम सेकुलरिज्म की तरफ बढ़ें, और पूरी दुनिया इस बात की गवाह है कि यूरोपियन कंट्री जब 300 साल तक खून खच्चर में बर्बाद हो गई, फिर उन्होंने सेकुलरिज्म को इजाद किया कि भाई आप कैथलिक हैं तो रहें, आप मेथोडिस्ट हैं तो रहें, आप तीसरे हैं तो रहें, लेकिन भाईचारे को बनाए रखो, बर्बाद बहुत हो लिए, अब आगे मत हो। तो अब ये कॉमन सेंस निकल के आती है कि जो कॉमन सिविल कोड है, क्या हमको सेकुलरिज्म की तरफ लेके जाएगा? जो लठ लेके सेकुलरिज्म के पीछे दिन रात लगे हों, क्या वो कॉमन सिविल कोड की बात करेंगे? कभी नहीं कर सकते। कॉमन सिविल कोड बुरी चीज नहीं है कुछ बातों में। अच्छा, दूसरा एक और भी है, जैसे मुस्लिम लॉ में एक चीज आएगी कि जो संपत्ति मरने के बाद बचेगी उसमें दान भी होगी 1-2%। वो प्रोविजन है। क्या हिंदू में वो प्रोविजन है? नहीं है। अच्छा, कुछ चीजें सुधार हुए हैं। सरला मुदगल के केस में, पहले मेरे जमाने की बात है, 95 में केस हमने फाइल कर दिया, हम नए नए कोर्ट में आए थे, ईसाई मुकदमा था और हमने उसको हिंदू प्रोविजंस के तहत ही वो फाइल कर दिया। बाद में वो सरला मुदगल का आया और उस पर फिर वो जजमेंट हुआ। वो मिस्टेक थी हमारी, वो बिल्कुल जूनियर थे, नए नए थे, यहाँ वकीलों को भी नहीं पता था, जो ईसाई मुकदमे आते नहीं थे कोर्ट में ज्यादातर। अब बाद में जो वो 10 पॉइंट हैं डिवोर्स के,
वो हिंदू के, मुसलमान के, ईसाई के लगभग समान हो गई। ये समानताएं आनी चाहिए, ये वक्त की जरूरत है। ये वक्त की जरूरत है कि लड़के लड़कियां लिव इन में रहें तो रहें, ये वक्त की जरूरत है। मैंने कल परसों लिखा कि यदि शादी के दिल्ली में कोई सर्वे आया, 36,000 शादी हुई, 18,000 का मुकदमा पड़ गया तलाक का, तो इसमें तो कहीं ये भी हो सकता है कि भाई शादी हो, पहले उसमें 5 साल के लिए उसे प्रीलिम रखें, शादी की तरह गौना 5 साल बाद ही हो, यदि वो टिकाऊ रहे तो रखो, नहीं तो बाद में सोचो, तलाक तो ना पड़े कम से कम। जैसे नाइजीरिया में आप जाएंगे तो नाइजीरिया में अपने नटवर सिंह जी कहीं दावत में गए, एक हमारे शहर से एक फैमिली थी, तो वो भी उनके पड़ोस में थे, तो जो महिला वहां रिनाउंड थी उसने उनको इनवाइट किया, विदेश मंत्री भी आए, वो जो हमारे परिचित थे गुप्ता जी, वो भी फैमिली भी गई, और उस महिला ने खाने के बाद इंट्रोडक्शन करवाया, साहब ये जो मेरा लड़का टॉम है ये जॉन से पैदा है, दूसरा लड़का फलां से पैदा है, तीसरा लड़का फलां से पैदा है, और मैंने अभी शादी नहीं की, इस साल में जून में शादी करने जा रही हूँ। ऐसे मुल्क हैं जहां बच्चे पहले हैं 3-3, 4-4, 5-5, और शादी की सेरेमनी बाद में है, नाइजीरिया में है। और दूसरा और देखेंगे आप, हिंदुस्तान के कोर्टों में, फैमिली कोर्टों में जो भीड़ है, ये सरकार की और नीतियों की गलतियां हैं। नाइजीरिया के कोर्ट सारे खाली पड़े। तो बात ये निकल के आती है कॉमन सिविल कोड की आड़ में होगा क्या। दूसरा जो पर्सनल लॉ है, जैसे मुस्लिम के पर्सनल लॉ हैं, उनको कोई समस्या है, उनमें अपने बोर्ड हैं, अपने वो चीजें, वो उस पर विचार करें। हमारी कोई जाट की, गुजर की, मीणा की, राजपूत की, दलित की कोई समस्या है तो हम उस पर चर्चा करें। और चर्चाएं वक्त के साथ बदलती हैं। मैं 2 उदाहरण देता हूँ। बचपन में हम देखते थे जो गोत वाले लोग हैं, उनके यहाँ 7 पीढ़ी का गोत छोड़ते थे, फिर दादी का गोत छोड़ते थे, आहिस्ता आहिस्ता दादी भी खत्म हो गई, 7 गोत भी खत्म हो गए, फिर वो माँ और बाप का गोत रह गया। और अभी एक्सेप्शन ऐसे भी कभी कभी हो जाते हैं कि वो गोत में शादी गलती से हो जाती है और फिर वो निभानी पड़ती है। कई बार वो इंटरकास्ट, एक प्रोफेसर थे ठाकुर साहब, वो गलती से वो राजपूत ही लिखते थे, वो थे दलित और वो शादी हो गई। अब उसने हो गई वो समाज के साथ स्वीकार्य होगा। अच्छा, अब 2 धाराएं हैं, एक धारा है कबीलेवाद की, एक धारा है हम कॉमन। अब इसको भी इससे जोड़ेंगे, जो कानून है या संविधान है, उसका काम आदमी से रिलेशन है, उसका रिलेशन आदमी का धर्म से नहीं है, उसका रिलेशन आदमी का भगवान से नहीं है। अब मेरी आस्था मंदिर जाने की है तो मैं जाऊं, ना जाने की है तो ना जाऊं, मेरी आस्था मस्जिद जाने की है तो जाऊं। बहुत मुसलमान हमने देखे हैं दारू पीते हैं, बहुत मुसलमान मस्जिद नहीं जाते, बहुत बड़े सेकुलर हैं, बिल्कुल नहीं मानते, कोई नमाज नहीं पढ़ते, वो भी हैं। सवाल ये निकल के आएगा कि आप मुल्क की खुशहाली की बात करो, हमारे पर्सनल लॉ छोड़ दें। 4 शादी का भी जो कंसेप्ट है, जैसे हिंदुओं में देखें, प्राचीन काल में ज्यादा शादियां थी, और एक तो बहुत कॉमन थी, किसी के बच्चे नहीं हो पाए तो वो महिला अपनी बहन को ले आई, किसी और को ले आई, और वो सहमति के साथ थी। अच्छा, उसके बाद फिर ये भी था, उसमें चालाकियां चली, साहब अभी हिंदू हैं, दूसरी शादी करनी है तो मुस्लिम बन जाओ, उसमें फिर वो रेस्ट्रिक्ट किया गया उसको, ये भी गलत है। तो वक्त के साथ साथ चीजें बदलेंगी, लेकिन सवाल ये कि जो सिस्टम में लोग हैं, जिनकी सत्ता है, उनकी नीयत कैसी है। संविधान तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, संविधान में तो जिस तरह से अभी तक आर्टिकल 44 इंप्लीमेंट प्रॉपर नहीं हुआ, इसी तरह आपका आर्टिकल 312 भी नहीं हुआ। अब आप एक कॉमन सेंस से देखिएगा, आर्टिकल 44 पहले इंप्लीमेंट होना चाहिए या आर्टिकल 312 होना चाहिए। आर्टिकल 312 है, उसका एक पार्ट में जो IAS का भर्ती है वो है, दूसरे पार्ट में जज की भर्ती है। होना तो ये चाहिए जज का कमीशन बने नेशनल, उसमें प्रॉपर भर्ती हो, सारी कौमों को हिस्सेदारी मिले, सब लोग उसमें टाइम से आए, उसका एक प्रॉपर और फुल टाइम आयोग हो, लेकिन उस पर कोई बात नहीं करेगा। यानी चौमस्की की बात यहाँ बिल्कुल ठीक निकलती है, पंगे लेते रहो, मामले को उलझाते रहो, सबके सर में दर्द करते रहो, सारा समाज अपने ततिये छुटाने में लगा रहेगा और सरकार अपना मजे से चलती रहेगी। अब ये कॉमन नहीं लगता कि केवल चुनाव का, बहुत सीधे सीधे मुसलमान की अपनी समस्या हो सकती है, हिंदू की अपनी समस्या हो सकती है, ईसाई की अपनी समस्या हो सकती है, और कई चीजें तो बहुत अच्छी भी हैं। जैसे इसके आड़ में एक और है, जैसे मुस्लिम में शादी सर्टिफिकेट से हो, मुसलमान में शादी सर्टिफिकेट से। अब होना तो ये चाहिए हिंदू में भी शादी ये 7 फेरे के तमाशे को बंद करके सर्टिफिकेट से होनी चाहिए। उसमें गांव का सरपंच, गांव के मौजूद लोग गवाह होने चाहिए, उसका जो कॉन्ट्रेक्चुअल रूप है वो बनना चाहिए, सेक्रामेंटल रूप को बदलना चाहिए। उसके साथ बदलाव को क्या आप तैयार हैं? यही सारे जज बोलते हैं कि साहब सब पति जो है, जो 7 फेरे हैं, वो पूरा नहीं हुआ तो शादी मान्य नहीं है। भाई 5.5 फेरे हो जाएं तो कौन सी दिक्कत होगी? यानी 7 फेरे ही पूरे करने पड़े। एक तरफ तो आपका माइंडसेट इस तरह का है, दूसरा माइंडसेट आपका दूसरी तरह का है। तो सवाल यह है कि आप चाहते क्या हैं।
और ऑनेस्टी के साथ, मैं कहूँ ऑनेस्टी के साथ कोई भी लॉ बने वो सबके फायदे में है। और कुछ चीजें हैं जैसे वारिसान का मामला है, दूसरे मामले प्रॉपर्टी का मामला है। अब जैसे प्रॉपर्टी की एक बात करते हैं, इस पे एक बहस हो सकती है। हिंदुओं में यह था कि लड़की की शादी कहीं हो जाए, उसकी प्रॉपर्टी उसके भाई को रहेगी, वो जहां गई वो उसकी पत्नी होगी, वो उसकी मालकिन होगी, जो लड़के का हिस्सा है। अब एक आए थे अपना मध्य प्रदेश के जज साहब सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा नहीं साहब लड़की का हिस्सा होगा। अब इसकी आड़ में आप जाइएगा, ये देखने में हम लोग शहर के लोग नहीं है, शहर की प्रॉपर्टी बटे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गांव में किसी के 4 लड़की हैं और 1 लड़का है और उसकी 2-2 बीघा जमीन है, तो 10 बीघा जमीन है, तो 8 बीघे तो बिकी जाएगी, 2 बीघे में ना भैंस रख सके ना बैल रख सके, वो तो बर्बाद आपने कर दिया। और जो लड़कियां 4 अलग अलग शादी करके गई उनकी नंदों ने वहां जाके बेच दिया, तो इस सारे मुल्क को बर्बाद करने में क्यों लग रहे हो भाई? एक कॉमन तरीका है। चलो तो हमें चलो मैं बाकी लोगों को कसाना जी ले लूं ताकि आपसे जवाब हो। एक बात मैं लेऊंगा, ये ट्राइबल से जुड़े हुए 2 साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एक तो दोनों ही ऑन ड्यूटी हैं, मेघालय वगैरह घूमे करे हैं, सुवालाल जी और एक मंजीत हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। तो ये लोग वहां फील्ड में काम करते हैं। तो ट्राइबल के ऊपर वापस हम आएंगे कि क्या ये देश यूसीसी का, क्योंकि अभी तक लोगों को हिंदू और मुस्लिम 2 पे लड़ाई चल रही है, लोगों के माइंड सेट में ये घुसा दिया, एक तरफ हिंदू है एक तरफ मुस्लिम है, जबकि इसके अंदर गोवा अलग है। गोवा के एक्ट को जब मैंने उसको पूरा स्टडी किया एक यूट्यूब पे, तो गोवा में तो लगा हुआ है अलग, आप उसमें हिंदू भी कर रहे हैं, 2-3-4 शादियां उन्होंने अलाउ कर रखा है। इधर आपका जम्मू कश्मीर में हिंदू का लागू है, लद्दाख को ये वापिस डाल रहे हैं। लड़ाई प्रॉपर्टी के ऊपर होने जा रही है आगे, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं कि इसके अंदर चाल जो है वो इसमें है। तो मैं पहले सुवालाल जी को ले लूं फिर मंजीत को ले लूं, आप अपने व्यू पॉइंट से, वहां आप रहते हैं, कोई ऐसी घटनाएं, कोई ऐसे विजन, आप वहां प्रोफेसर हैं सुवालाल जी, तो सुवालाल जी आप 5 मिनट में अपनी बात को रखें, फिर हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनसे व्यू पॉइंट भी लेंगे आपके। और मंजीत जुड़ा हुआ, वो ऑन ड्यूटी रहता है वीआईपी के साथ में हमेशा, उसने मेरे को ये सेशन भी रखवाया कि साहब इस पे डिस्कस करते हैं हम। तो ये लोग घूमते हैं वहां, उनके साथ देखते हैं, करते हैं। सुवालाल जी आप अपना माइक खोल के और करिए, फिर मैं सुखदेव जी, मंजीत के बाद में मैं सुखदेव जी को 39 के ऊपर लेऊंगा। 39 पे इसलिए लेऊंगा कि 39 और 44 की लैंग्वेज का बड़ा फर्क पड़ रहा था। इसमें एंडीवीर लिखा हुआ है प्रयास करेगा, और उसमें लिखा सेल का मतलब है कि 39 तो लागू होना ही चाहिए था। तो आपने ये 44 क्यों घुसा लिया भाई? 39 को तो कर लो, पहले संपत्ति को बांट लो, लोगों को कर लो। वहां तो दिमाग घुमाया नहीं और सारी 44 पे लाके सारा पिक कर दिया। तो तीसरा सेशन वहां चलेगा, फिर मैं बाकी साथियों को भी लेऊंगा। सुवालाल जी अपनी बात को रखिए सर। हाँ, थैंक यू हनुमान राम जी। देखिए ऐसा है कि ये कॉमन सिविल कोड है, एक तो इसकी जरूरत क्या है और क्या बीजेपी आरएसएस के एजेंडे में ये शामिल है इसलिए आप इसको पूरा करना चाहते हो। अगर हम दूसरे एजेंडे टॉपिक्स को भी देखते हैं तो एक के बाद एक अपना एजेंडे में शामिल इश्यू को या मुद्दा जो अपना मानते हैं उसको उन्होंने लागू किया है। तो संविधान जो है आर्टिकल 44 है, वो सिर्फ एक सलाह देता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। वो एक सलाह देता है, कोई बातें थोड़ी करता है कि स्टेट या सरकार कोई फंड मतलब कि संवैधानिक कानून या संशोधन लाए। तो एक सलाह देने वाला है, तो उसको आप इस तरीके से क्यों लिया जा रहा है। दूसरा यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है। जब संविधान सभा ने इस पर चर्चा की थी तो उनकी सहमति ये बनी थी कि इसको बहुशय में देखा जाएगा, कि बहुशय में अगर जरूरत होगी तो सरकार या राज्य ऐसा कर सकता है। तो अभी तो जरूरत नहीं पड़ी है, तो अब जरूरत ही नहीं पड़ी है, ऐसा कौन सा जरूरत पड़ गई है कि आप अभी इस पर कानून लाया जाए। एक और है कि आप मतलब कि लॉ कमीशन। सुवालाल जी 1-आधा मिनट रोक रहा हूं। जरूरत ये लोग ये कह रहे हैं कि मीणा का केस सुप्रीम कोर्ट में गया और उस मीणा की लेडी ने ये कहा कि मेरे ऊपर ट्राइबल का कानून लागू नहीं होता, और उसने अपनी रूलिंग में ये दिया कि सरकार इसको लाए, जबकि 21वां विधि आयोग भी नहीं कह रहा।
22वां भी इतना हाथ पांव नहीं मारा, लेकिन हाईकोर्ट दिल्ली का है, सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट दिल्ली का केस है, उसके अंदर उन्होंने कहा, इन्होंने बात पकड़ ली, इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, ये जज साहब कह रही है तो हमें बनाना चाहिए कि केस, यहां से ये बात खड़ी हुई है। हाँ बोलिए सर। ये राजनीतिक मोटिवेटेड प्रयास किया जा रहा है, ये राजनीतिक मोटिवेटेड है। दूसरी बात है कि मीना ट्राइबल है राजस्थान में, तो वो किसी भी प्रकार के संवैधानिक संरक्षण में वो नहीं आते कि एसटी रिजर्वेशन के अलावा और किसी भी प्रकार का उनको संवैधानिक संरक्षण नहीं है। यहाँ तक कि आर्टिकल 29 और 30 भी लागू नहीं होते हैं राजस्थान के बिना आदिवासी पर, तो ये आर्टिकल 371 तो भूल जाइए। तो ये है कि ये तो एक राजनीतिक मोटिवेटेड मामला लगता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर सरकार के अंदर सरकार इस कानून को मतलब एक कानून लाना चाहती है यूसीसी, तो फिर इसका आप ड्राफ्ट बिल लाए ना, आप ये है ड्राफ्ट बिल तो आप ला नहीं रहे हो, उसको तो आप दिखा नहीं रहे हो, और आप खाली लॉ कमीशन के नाम पर यस या नो ओपिनियन के नाम पर आप नोटिफिकेशन जारी करते हो। अब है कि नॉर्थ ईस्ट के जो ट्राइबल राजनीति है, वो ट्राइबल राजनीति तो नॉर्थ ईस्ट में अधिकार और संघर्ष के नाम पर ही चल रही है। अभी नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट में से अरुणाचल स्टेट के मेघालय स्टेट, मिजोरम स्टेट, नागालैंड स्टेट, तीनों चीफ मिनिस्टर ने मना किया है, विरोध किया है कि यूसीसी हमारे संवैधानिक अधिकार जो अंडर आर्टिकल 371 में है उनके खिलाफ है, तो हम इसका विरोध करते हैं। बाकायदा मिजोरम असेंबली ने तो इस साल 15 फरवरी को यूसीसी के खिलाफ कानून भी पास कर दिया, एक प्रपोजल प्रस्ताव भी ला दिया सर्वसम्मति से कि स्टेट में यूसीसी की एंट्री नहीं होगी। ये लिखा है जो प्रस्ताव पास किया है असेंबली ने। अभी नागालैंड असेंबली में भी ऐसा ही प्रस्ताव लाने की तैयारी चल रही है, और मेघालय में पहले ही सीएम मना कर रखे हैं, और सीएम कह रहे हैं कि हमको 3 एडीसी जो मेघालय में खासी गारो जैंथिया, उनकी सहमति लेनी पड़ेगी अगर कोई यूसीसी आता है। तो आप सोचिए कि कितना कॉम्प्लिकेटेड है नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में यूसीसी पर सहमति लेना। एडीसी से सहमति लेनी पड़ेगी तभी असेंबली पास कर सकती है। दूसरी बात यह है कि आसाम ने एक पैनल बैठाया है, मतलब कोई 3 सदस्य का पैनल बैठाया है यूसीसी को लेके आसाम के सीएम। अगर आप आसाम के सीएम के बयान देखोगे तो वो तो ऐसे लग रहा है कि जैसे कि यूसीसी ही एक समाधान है देश के सामाजिक और समुदायों में जो विभिन्नता है या समुदाय में जो संघर्ष है, जो चाहे महिला हो, बहुपत्नी व्यवस्था हो, महिला अधिकार हो, जो भी है, यूसीसी ही एक समाधान ऐसा लगता है उनकी नजर में। तो ये जो यूसीसी है नॉर्थ ईस्ट में, अगर मैं एक लाइन में ये कहूँ तो ये राजनीतिक विभाजनकारी नीति का एजेंडा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। थैंक यू। ठीक है। सर त्यागी जी, आप कुछ इस पे कोई कमेंट देना चाहें तो 1 मिनट के लिए, बाकी मैं आगे बढ़ता हूँ मंजीत के पास। माइक खोलिए सर, माइक खोलिए। सभी ने बहुत बढ़िया बात रखी है और मुझे भी बहुत सारी चीजें उपलब्ध हुई हैं। अब एक चीज देखें आपकी, र्यूमर्स बहुत हैं। अब जैसे कि एक मुसलमान 4 शादियां करता, अगर मान लिया 2 भी करने लगे, भाई लड़कियों की संख्या ही कम है और लड़कों की संख्या ज्यादा, चाहे मुस्लिम है चाहे हिंदू, वो 2 ही नहीं कर सकता कोई आदमी। यहाँ प्रचारित क्या किया जाता कि भाई जैसे सब नहीं 4 कर ली साहब, किसी वहां एक भी नहीं। अब हिंदूज और मुस्लिम्स का जब सरकारी आंकड़ा देखोगे दूसरी शादी का, तो हिंदुओं ने ज्यादा की है जहां सजा, और मुस्लिम्स ने कम की है जहां कर सकते हैं। ये सरकारी आंकड़ा नहीं। सुवालाल जी वाले पे आप ट्राइबल के कुछ कोई ऐड करना चाहेंगे उस पे? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो यहाँ तो का मंजीत, चलो मंजीत को लेता हूँ। मंजीत भाई, तुम भी वहाँ ट्राइबल के साथ घूमते हो आप। मंजीत भाई अपना माइक खोलें और अपनी बात को रखें, क्या कहना चाहेंगे आप नागालैंड में घूमे हैं, मणिपुर में घूमे हैं काफी, और क्या अपने कोई व्यू पॉइंट रखिए, क्योंकि ये जो
बन रहा है ना यूनिफॉर्म, तो पूरे इंडिया का है। तो मैं इसको 7 सिस्टर्स या 8 जो स्टेट है या 7 स्टेट है, इनके ऊपर मैं यूं देखता हूं कि ये बहुत बड़ा बवाल खड़ा करने की एक फालतू की एक्सरसाइज हो रही है। इधर इधर तो ये, यहाँ तो ये छोटा मोटा चलता रहेगा, लेकिन वहां की जो प्रॉब्लम है ये भारी प्रॉब्लम हो सकती है इंडिया के लिए। चाइना उसके पास में है। तो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचता हूँ कि कहीं ऐसा नहीं हो कि हम इन छोटी छोटी बातों को ट्राइबल उस बेल्ट में डाल के चाइना का पंगा पाड़ के और नया काम नहीं छेड़ ले। मणिपुर मुश्किल से सुधरा है। तो मंजीत भाई अपनी बात को 5 मिनट में रखें और आगे बढ़ते हैं अपन। फिर मैं सुखदेव जी को लेता हूँ, 39 के ऊपर हम आएंगे। उसकी सर त्यागी जी 39 को पूरा शेल और एंडी वर्ल्ड के ऊपर मैं डिस्कशन चाहूंगा कि उसके मंशा क्या है संविधान की। क्या वो संविधान ये कह रहा है कि भाई प्रयास करो, इसमें शेल का मतलब कि आप करो, तो करो और प्रयास करो के अंदर हम वो अपना इसकी एक चाहेंगे, इंटरप्रिटेशन चाहेंगे इसके लिए, इस बात को लेकर के। तो मंजीत भाई बोलो। माइक बंद है। वो 44 और 39 के ऊपर अपने कर रहे हैं। स्वलाल जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, रेज कर रहे हैं, तो अपनी बात को कह दे, फिर मैं सुखदेव जी को ले रहा हूँ। नहीं, मैं यही कह रहा था कि आपका माइक बंद था, इसीलिए मैं। हाँ ठीक ठीक ठीक, हाँ चलो ठीक है। तो चलिए हाँ सुखदेव जी अपनी बात को रखिए। हाँ सुखदेव जी 39 पे अपनी बात को रखिएगा। आप चाह रहे हैं कि 39 पहले लागू हो 44 से वाई। माइक खोलिए सुखदेव जी। हाँ जी, सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। देखो मैं कोई इसका कॉन्स्टिट्यूशन का या लॉ का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ यार, मैं तो एक फार्मर एक्टिविस्ट ही हूँ। लेकिन मैं आपको पंजाब में रहता हूँ और मेरे को तो एक बात तो ये लगती है कि ये जो हमारे सामने मोदी जी ने परोस दिया मुद्दा, ये मुद्दा इस तरीके से परोस दिया कि वो करना क्या चाहते हैं ये तो हमें किसी को पता ही नहीं। कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड वो लाना चाहते हैं उसमें वो क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते, ये ना तो कोई विधि योग बता रहा है यार, ना मतलब कोई गवर्नमेंट बता रही है, ना कोई मतलब कैबिनेट हमारी सेंटर की है वो भी नहीं बता रही। तो इस पे मेरे को ये लग रहा है कि चलो ठीक है कि कई बातें जैसे त्यागी जी ने बताई हैं वो हमारी नॉलेज में इजाफा हुआ है, कई साथियों ने और बताई है, आपने भी कुछ बताई है। लेकिन मेरे को ये लगता है इन बातों पे डिस्कशन तो तब करें ना कि अगर हमारे सामने कोई आए कि हम जो यूनिवर्सल सिविल कोड बनाना चाहते हैं उसका हमारा मोटिव ये होगा और उसमें हम जे अमेंडमेंट चाहते हैं। फिर तो देखो उसमें कोई मतलब कॉमन आदमी भी, कोई मेरे जैसा मतलब आम फार्मर भी कोई ना कोई राय देगा, पुट्ठी सीधी जैसी भी उसको आवड़ेगी। अब तो मेरे को ये लगता है कि हमें सबको ये प्रयास करना चाहिए कि हमें सरकार को कहें कि यार आप करना क्या चाहते हैं पहले वो बताओ, फिर हम अपनी राय बता देंगे। जब विधि योग को कहें कि कौन सा ड्राफ्ट है आपका जो आप यूनिवर्सल सिविल कोड बनाना चाहते हैं, वो ड्राफ्ट यार हमें दो ना, ताकि हम उसको पढ़ लें, उसको देख लें, फिर हम उस पर अपनी राय बता दें। इसलिए मेरे को ये लगता है कि जो आप 39 की त्यागी तो करता हूँ। हाँ मेरा तो इतना ही है, मैं ज्यादा त्यागी जी को ले लेता हूँ। त्यागी जी 39 और 44 की लैंग्वेज में जब एक मैंने वीडियो सुना उसमें कहा भाई 39 की लैंग्वेज भारी है, शेल वर्ड है इसमें, और तो इनको ये बात जो है नो डाउट ये पूरा का पूरा एक उसमें पार्ट फोर्थ का विषय है
लेकिन इसमें शब्द एनडीए भाई ठीक है, ये एक काम है, इसको कर लो, जैसे गायों के बारे में लिखा उस तरह से इसका भी लिख दिया। लेकिन वो जो 39 है वो भारी है, तो उसको नहीं ला करके इसको लाना और उसके अंदर अपना कोई एजेंडा फिट करना वाला, मैं इन दो शब्दों को आप इंटरप्रेट कैसे करते हैं? 39 और 44 कौन भारी है? देखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो एक पॉलिसी है, वो राइट नहीं है। अब वहां शैल लिखा है चाहे मे लिखा है, लेकिन जो पूरा चैप्टर है और उसका जो इंटेंशन है वो सीधा है कि दे आर नॉट एनफोर्सेबल। सीधा शुरू में लिख दिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट एनफोर्सेबल, चाहे आगे शैल लिखा, उसका कोई अर्थ नहीं है। या तो कोर्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इंटरप्रेट करके फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दे। अब जैसे किया है उसने 14 साल के बच्चों की फ्री एजुकेशन। अब राइट टू एजुकेशन बाद में आया, अमेंडमेंट भी बाद हुआ और कोर्ट का फैसला पहले आया, और उसको जोड़ा कहा उन्होंने, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल जो प्रीएम्बल है, जब उस शब्द को जीवन में जोड़ा 21 में, उन्होंने कहा कि 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन न दी जाए, पढ़ना ही ना आए, ये क्या जीवन है? इसलिए जीवन में ये शामिल है। मिनिमम वेजेस शामिल है 43 का, इसी तरह से पर्यावरण की शुद्धता शामिल है। तो उनको वहां जोड़ते चले गए। वो जीवन की परिभाषा जब उन्होंने इफेक्टिव तौर पर देखी तो उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को जोड़ते हुए चले गए। अब चलो मैं कसाना जी को ले लूं सर इसी बात पर। कसाना जी, आपने जो बात कही, इस बात में ये एक ग्रुप है एनएससीपीएम, ये चाहते हैं कि 44 से 39 पहले लागू हो। क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर हम सिविल एक्टिविस्ट लोग इस बात का दबाव बना सकते हैं? जैसे सर ने बताया कि 14 साल वाला उधर गया, एक्टिविस्ट के प्रेशर से बना। तो एक तो दिशा निर्देश ये हो भाई हम इसको पहले करें, इसका हम काउंटर करें, हम अपना पैम्पलेट लें, हड़ताल करें, लोगों के सामने जाएं, कहें कि 44 की प्रायोरिटी कम है। नो डाउट पूरा उस चौथे चैप्टर के अंदर का इतना वेटेज नहीं रखता, लेकिन चौथे में जो चीज है उसके अंदर 44 से क्या 39 ऊपर आ सकता है? उसके लिए आपका क्या सुझाव है? या कोर्ट के पीएलआई के मार्फत हम कहेंगे भाई ये पहले ये करिए, आप इसको करें, या किस तरह से आप ये क्या सोचते हैं? आप सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं कि 39 में सारे रिसोर्स को बराबर बांटना, पैसों के अंदर पॉलिसी सरकार ऐसे सेल गवर्नमेंट मतलब स्टेट जो है ऐसी पॉलिसी बनाएगा कि वो सबको बराबर का धन होगा, सब जो रिसोर्स होंगे बराबर बांटेंगे। और ये है जो एनडी वर्ड लिखा है कि ठीक है, अब इसको जाके तो छेड़ लिया इन्होंने, कभी गाय को छेड़ लेते हैं, कभी इसको छेड़ लेते हैं। ये 39 छेड़ सोचते हैं कि कोर्ट की है, जन आंदोलन किया। हाँ देखिए साहब, 39 खाली कितना है, सदा सच बोलो, सुबह जल्दी उठो, अच्छा खाना खाओ, ये पॉलिसी मेकिंग है। उसमें जो सर ने अभी बताया, कई बार जो पॉलिसी मेकिंग की चीजें थी उनको फंडामेंटल में भी ले आते हैं। और एक और कमाल हुआ है, जो सर बता रहे हैं, इनकी बात का एक्सटेंशन करूं। पहले 14 साल तक की शिक्षा की बात हुई थी, जो अभी 83 का अमेंडमेंट आया, ये बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं, उसको घटा के 6 साल कर दिया है। यानी जो संसद 14 साल के बालकों की शिक्षा को घटा के मुल्क में 6 साल पे ला रही हो, उनसे क्या उम्मीद करेंगे आप? यानी कायदे में तो देखिए, शिक्षा एक ऐसी चीज है जो जानवर को मानव बनाती है और मानव को महामानव बनाती है। उस पर तो आपकी तवज्जो है नहीं, आपकी तवज्जो सिर्फ फुटबॉल पे है। अब जितनी बातें 39 में लिखी, ये पॉलिसी की सलाह है, भाई ऐसा करना चाहिए। लेकिन जब तक डंडा मजबूत नहीं होता तो कोई कुछ नहीं करता। कुछ मुल्क ऐसे हैं जहां 50,000 चिट्ठियां आप भेज दें या 50,000 लोग स्वीकृति दे दें तो कानून बदल जाते हैं। लेकिन भारत एक ऐसा जड़ देश है, यहाँ 10 लाख किसान आप बैठा लें, 10 साल तक बैठा लें, कुछ नहीं बदलता। वो तो और तरह से बदला। कभी कभी तो लगता किसान कानून भी आपको ततैया चिपटाए गए और वो छुड़ाए गए उन्होंने खुद ही, जिससे आप आराम से बैठ जाएं। आपके दबाव से काम होता तो आप बहुत सारा बदलवा लें। जंतर मंतर पे रोज आए दिन प्रदर्शन दिल्ली में होते हैं। इतनी जो 10 लाख चिट्ठियां आई थी उनमें से कितने लाख हो गए? एक भी नहीं मिलेगा लगभग। यहाँ हमारी सुविधा से चीजें चलती हैं। ऐसे बेसिक चीज है कि हर आदमी को बेहतरीन शिक्षा मिले। भारत की शिक्षा की क्वालिटी सबसे ज्यादा गिर गई है।
सर्वे तो ये आ रहे हैं कि बहुत सारे नकली वकील बनने लगे हैं, बहुत सारा तमाशा हो गया है। ठीक है कसाना जी, अब मैं इसको पूरे सेशन को आर्टिकल 40 पे जोड़ रहा हूं, क्यों ये मेरा एक एजेंडा है पिछले 2 साल से। आर्टिकल 40 जो है वो पार्टिसिपेटरी सेटअप को कह रहा है, 73 उसके अंदर आया, 74 आया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए, तो क्या आर्टिकल 40 को लेकर के हम कुछ ऐसे ह्यूमन राइट के लेवल पे इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और कोऑर्डिनेशन काउंसिल के तहत मैं कुछ गांवों में गया और हमने ये कहा कि गांव शो मोटोस अपने आप ये सारी चीजें करे, इकोनॉमिक लेवल पे भी अपना सोचे, सोशल लेवल पे ये जो यूसीसी आ रहा वो तय करे, कल्चरल लेवल पे वो ये तय करे, कोऑर्डिनेशन लेवल पे हमने उनको जुडिशियल सेटअप दिया कि ये एक प्राइमरी बॉडी वहां बन जाए। उसके बाद में वो यदि सेटिस्फेक्शन नहीं है प्राइमरी बॉडी में, अब क्योंकि रेवेन्यू को विलेज मान के या ग्राम पंचायत को मान के ये सारे हुए हैं, तो हमने भी उसको उसी लेवल पे लिया। तो हम ये सोचते हैं कि क्या यूसीसी के अंदर, हम सामाजिक सहकार नाम दिया इसका, क्या यूसीसी को अंदर सामाजिक सहकार के इस मॉडल में इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और कोऑर्डिनेशन काउंसिल जो ह्यूमन राइट को भी कह रहा है और गांव की एक बॉडी को और 5वीं बॉडी हमने उसकी ग्राम पंचायत को, ग्राम सभा को माना। क्या ग्राम सभाएं इन बातों में सक्षम नहीं है अपने कस्टम के लिए? जब ये मोमडन वाला में शरीयत वाला पढ़ रहा था और सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग पढ़ रहा था, तो उसमें ये आया कि कस्टम जो है वो इनसे ऊपर होगा, सबसे ऊपर, इसलिए कई फैसले हुए हैं। तो इसका मायने ये है कि ये लोग अपने कस्टम से जी रहे हैं, अपना यूसीसी, अपने देश का क्या बने, गांव का यूसीसी है जहां पे जो भी रह रहे हैं अपने कस्टम है उनके, अपने तरीके से जी रहे हैं, कोई कानून की बात है। अब झगड़ा वहां पे प्रॉपर्टी के लेवल पे ये है। हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर इंडियन सक्सेशन एक्ट आया हुआ है, तो क्या हम इंडियन सक्सेशन एक्ट को कर ले? इंडियन सक्सेशन एक्ट आ गया तो ये हिंदू सक्सेशन कहां से पैदा हो गया? तो क्या हम उसको पूरे को पूरे लें? जब हम मैरिज को 54 वाले जो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत तो उसमें ले आए, तो क्या हम एक लाइन में कह दें कि भाई अब मैरिज होगी, जो स्पेशल मैरिज हो, ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन है, सारा सिस्टम है, सेरेमनी आप मनाते रहो, अपने अपने नाचना गाना फटाके छोड़ो, कुछ भी छोड़ो, और आप जो 1954 के है इसमें कर लो, तो मैरिज आपकी हो गई, प्रॉपर्टी आपका इंडिया जो सक्सेशन के तहत हो गई। अब कुछ मामूली बच रहे हैं, बाकी तो क्या है, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट आपका लागू है, आईपीसी लागू है, तो कौन सा यूसीसी बाकी बचा? बाकी तो यूसीसी गांव को शांति से जीने का बचा। तो गांव शांति से जीने के लिए हम इसको जो है इस तरह से ले ले लोगों को। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं सर? 2 मिनट में अपने त्यागी जी आप 5 मिनट में बात को रखें कि क्या हम 73 और 74 के अमेंडमेंट के तहत ग्राम सभाओं के मॉडल में, ये 3 मॉडल मैंने जोड़े थे गांवों में, कुछ इस तरह से मैं घूमा भी हूं, ये मेरे अपने निजी व्यू पॉइंट के, तो क्या हम एक ऐसी प्राइमरी बॉडी गांव लेवल पे बना दी जाए, कस्टम को मेंटेन करे, इनके दूसरे सिस्टम को करे, वो अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या इसको हम अपने जैसे भी ग्रुप हैं, हमारे साथी लोग हैं, उन लोगों के बीच में जाएं, इनको आगे बढ़ाएं, पैम्पलेट करें, तो क्या ये भी कोई एक डायरेक्शन हो सकती है यूसीसी में? कस्टम जो है, एक तो ये कि आज आप चाहें कि मैं कस्टम बनाना शुरू कर दूं तो आप नहीं बना सकते, इसका मतलब नहीं, तो, वो तो नहीं, वो पुराना चल रहा, पुराना गांवों में चल रहा, कई कस्टम गांवों में चल रहे हैं, और उनके अंदर गवर्नमेंट की टांग यूं ही है। जैसे राजस्थान की ये 7 फेरे वाली जो कहानी है ना, 7 फेरे कहीं मंदिर तो समझ भी नहीं आई, सप्तपदी की कहानी नहीं है। सपिंडा के मामले में एक का सुप्रीम कोर्ट में रूलिंग गई कि मैं सपिंडा कैसे करूं, मेरी औरत के बच्चा पैदा ही नहीं हो रहा है, लड़का पैदा नहीं हुआ, तो मुझे तो सपिंडा लाना है, सपिंडा मुझे पैदा करना है, इसका मतलब मैं दूसरी शादी करूं, जब तक लड़का पैदा नहीं हो तो गोवा को बनाना पड़ा। तो ये इतने क्रूशियल सिस्टम है कि आप एकदम से किसी बात को ये नहीं कह सकते कि ये भाई मुझे बच्चा पैदा, आपने सपिंडा की टांग अड़ा दी हिंदू मैरिज एक्ट 55 में, क्या 5वीं तक ये होंगे और 3, अब भाई सपिंडा है ही नहीं, मेरा पिंडदान कौन करे, मेरे बेटा ही नहीं, बेटा नहीं है तो क्या करो? अब ये यूं ही बना लें कष्ट, वो अलग बात है, लेकिन इतना मक्कड़ जाल खड़ा कर दिया कि या तो हम स्पेशल मैरिज एक्ट में जाएं, सपिंडा वपिंडा सारे खत्म है, उसमें जाएं, और इंडियन प्रॉपर्टी वो जाएं, बाकी प्रॉपर्टी राइट टू प्रॉपर्टी वाली बात है उसमें जाएं,
अब इसके अंदर क्या हम गांवों को इन्वॉल्व करके इस तरह का कोई एक नई बात इसके अंदर ये जब रोड़ा चलेगा ना, तो इस रोड़े के अंदर हम अपनी बात भी कहेंगे कि लड़ो मत भाई, ये मेरे वाली बात मान लो। जब लड़ाई को रोकनी होगी तो कसाना जी भी एक पार्टी के अध्यक्ष है और मैं भी अपनी राजनीतिक टांग कहीं कहीं रखता हूं, तो हम कहेंगे अरे लड़ो भाई, ये सामाजिक मॉडल ये ले लो, सामाजिक सहकार वाला, इससे दे दो, तुम्हें लड़ने की वजह ये कोई है। या एक कानून इतनी प्रश्न रखता हो, ग्राम सभा का निर्णय भी अपना वजूद रखता है, कॉन्स्टिट्यूशनल ये व्यवस्था है 73 में, ग्राम सभा ने कोई बात कही है, निर्णय हो रहा है तो उसकी वैलिडिटी तो है उसमें, संवैधानिक व्यवस्था तो यही कह रही है। और इन्होंने इसको पपोत दी, अपने ऊपर से कानून थोप के और सेंटर से ला के वो सारी बात तो कह दी, जबकि ये कॉन्करेंट लिस्ट है। इसलिए उत्तराखंड कह रहा है कि मैं बना रहा हूँ, जब उसको पूछा तो कहा कि मैं मॉडल बना दिया, ये रहा उत्तराखंड का, पढ़ते रहो, अब आप इनमें लड़ते रहो। तो हम सिविल सोसाइटी के लोग एंटर तो करें इनमें, कि जब ये युद्ध शुरू होगा तो कोई बात तो कहनी पड़ेगी ना भाई। कोई आदमी कहेगा तुम राजनीति कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, गलत कर रहे हो, लेकिन एंटर तो होना पड़ेगा। तो हम सिविल सोसाइटी के लोग, एक्टिविस्ट लोग इस टाइम से एंटर हों जो सामाजिक सहकार के तहत जो ह्यूमन राइट का, क्योंकि हम इंटरनेशनल मॉडल लॉन्च कर रहे हैं भाई, तुम्हारा तो इतना सा है, और वो ग्राम सभा के मार्फत कर रहे हैं, गाँव हो गया हिसाब से कर रहे हैं, सोचते हैं। अब इसके बाद आप यस में देने का लाइन जो है, इसके अंदर आपकी टेक्निकल प्रॉब्लम ये है कि बाकी आप सोचने को हवा किला बना लिया, आपने किला बना लिया, मैं कसाना जी से रहता हूँ, अब मैं बाकी साथियों से व्यू लेऊंगा सबके साथ। क्या है कि कस्टम को परमिट किया है तो बता दिया, तलाक है, तलाक आपका कस्टम आपका लागू हो जाए, शादी का सेरेमनी का कस्टम है, लागू हो जाएगा। आप सपेटा में प्राइवेटेड डेयरीज में शादी कर सकते हैं, कस्टम है तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एडॉप्शन में इसी तरह जहां जहां कस्टम को उन्होंने अलाउ किया है वहां कस्टम अप्लाई हो जाएगा, आज की भी स्थिति है। लेकिन जहां नहीं किया, जैसे भाई गेमी साहब, हम तो कितनी शादी कर सकते हैं, हमारा कस्टम, ये कस्टम अलाउ है और ये होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे अन्याय ज्यादा बढ़ेगा। और जो एक स्थिति थी पुरानी कि एक आदमी है, उसके 2 शादियां, उसके 4 शादियां, उसको रोकना था, एक सामाजिक बुराई है तो उसको रोक दिया उन्होंने। तो बहुत सी कसाना जी आप क्या कहना चाहेंगे इस बात पे? देखिए, अफगानिस्तान में ज्यादा महिलाएं विधवाएं होंगी तो वहां समाज ने तय किया कि 1 से 3, 4, 5 शादी करो, क्योंकि मैं भूखी मर जाएंगे। सभी परिस्थितियां जैसी होती हैं उसी के अनुसार हमें नियम बनाने पड़ते हैं। भाई आपकी पंचायती राज की बात, जो 73 वाला अमेंडमेंट है उसमें आपको दांत नहीं दिए हैं। वो तमाशा बहुत बनाया कांग्रेस राजीव गांधी ने, आपके पास दांत नहीं है, और जब दांत आपके पास नहीं है तो आपका चुनाव ही है, वही चलती है और कुछ नहीं है। पंचायती राज में पैसा आता है, करप्शन का घोटाला करते रहते हैं, बाकी राइट के पास नहीं है। राइट का पूरे किसी भी स्टेट में अब तक वो बात नहीं बनी और वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इसलिए ये जो चुनाव है ये एक तमाशा है। आपके राइट जो गाँव के होने चाहिए, गाँव को जो यूनिट बनाया गया था बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ये जो भारतीय संविधान है ये गांव की यूनिट को तहस नहस करने का ही तरीका है। इसमें कहीं गांव की तारीफ नहीं, कहीं गांव की कस्टम की तारीफ नहीं, कहीं गांव की बात नहीं, कहीं गांव की तरक्की नहीं, कहीं गांव की यूनिट बनाने की बात नहीं, कहीं नहीं है पूरे सब। चलो ठीक है, हम लड़ रहे हैं, हम यूपी हरियाणा 2 जगह गए हैं, हमारी लड़ाई चल रही है। हम साथियों से हैंड रेज करें तो ठीक है, वरना मेरे पास तो लिस्ट है 1 by 1। आप तो शंकर जो सा भी डिस्कशन में सेशन को ले रहे हैं और सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, ये बात पे ध्यान रखें कि हम बिल्कुल अपनी बात को रखें ताकि लोगों की बात को उस तरह से। तो हैंड रेज हो जाए तो मेरे लिए ज्यादा सुविधा रहेगी कि मैं बात कर रहा हूँ, वरना मेरे पास तो लिस्ट है। चलो कंस्ट्री आप बोलिए, आप माइक खोल लिया तो बोलिए। हाँ जी, नमस्कार सभी को। एक्चुअल में ये जो हिस्ट्री थी ना, उससे ये कस्टम और धर्म के सारे रीति रिवाज निकले हैं और वो शायद रिलेवेंट रहे हो किसी न किसी समय के अनुकूल रहे हैं। अब चक्कर क्या, समय बदल गया और सेंट्रल पॉइंट तो ये बनता है कि सभी नागरिकों को बराबर के अधिकार है, लिंग के आधार भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो स्त्री पुरुष को समानता का अधिकार का सेंट्रल पॉइंट ये है। अब सवाल है कि ये अलग अलग इलाकों में गोवा के हिसाब से अलग हिसाब से वो इस पॉइंट पर आएगा, मिजोरम अलग हिसाब से आएगा, नागालैंड अलग हिसाब से आएगा,
मुस्लिम अलग हिसाब से आएंगे। तो इन सुधार है ना, एक तो स्टेट करती है संसद या इसके जरिए, तो स्टेट और इनकी लागू करने वाली एजेंसी है वो पॉलिटिकल पार्टीज है, उनका जो इरादा है वोट लेने के हिसाब से उनका चलता है। तो इसमें अगर सुधार करें, इन सारों को समयानुकूल करें, तो सेंट्रल पॉइंट तो बनता है स्त्री पुरुष समानता का। और इसका जो सुधार है वो फिर संबंधित जो ग्रुप है, चाहे धर्म का ग्रुप हो चाहे इलाके का ग्रुप हो, वहाँ कोई सोशल वर्क करे जिसमें स्टेट भी मदद करे। यार आप समयानुकूल नागालैंड वालों को भी कहो, आप उन पर ठोकोगे तो वो तो सारा अलगाववाद और ये क्रिएट होना ही है, गड़बड़ होना ही है। तो ये है बात सेंट्रल नहीं, मेन बात ये है घनश्याम जी, संविधान के 371 ए को पहले तो इनको सबको कचरे को साफ करें, अब ये लाना हो तो पहले ये साफ कर लो। 371 ए में क्या करोगे आप वहाँ पे 371 ये तो उनको विशेष अधिकार दिया ना, आप अपना अपना करो। अब यूनिफॉर्म बनाने की चाइना का संविधान जरा पढ़ लीजिए, बहुत मजा आएगा। चाइना का एक बार पढ़िएगा, गूगल पे है, 8 घंटे में पढ़ाई हो जाएगी बहुत। हाँ जी, हाँ जी। चलो आगे बढ़ते, फिर साथ केंद्र नहीं कर, मैं लिस्ट लूं। डीपी सिंह जी यूपी जुड़े हुए, डीपी सिंह कोई बात नहीं किया? ठीक साथ बात चल रही है, ऐसी बात मेरी आएगी तो मैं अपनी बात कर दूंगा। चलो, धाकड़ ब्रदर्स के गोपाल जी धाकड़ है चित्तौड़ से, आप अपना कोई व्यू पॉइंट दी इसमें। और रूपचंद जी फिर खड़ा किया तो रूपचंद को रखो, फिर रूपचंद जी। मैं डिटेल जानना चाह रहा हूँ इन वकील साहब से, कुछ जानकारी में पोर्ट्री हुई है। धन्यवाद। चलो ठीक है, फिर बाद में मेरे पास चलो रूपचंद जी आपने हाथ खड़ा किया, आप बोलिए। हाँ, सबको नमस्कार। मुझे इसके बाद की आवाज आ रही ना? हाँ आ रही है, बोलिए। अच्छा, मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत सारे साथी जो लीगल संविधान के एक्सपर्ट हैं वो जहाँ पर लाइन पर हैं। तो मैं थोड़ा सा रूपचंद जी आपको रोक दूं। जम्मू कश्मीर में अभी से पहले हिंदू का कानून लागू था, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा। इसके बारे में थोड़ा आप टच करना इसमें। अच्छा, आपके यहाँ रंगीन पेनल कोड में जो था उसमें लेडीज को राइट टू ओनरशिप लैंड था। पहली बात ये है, सिर्फ एक क्राइटेरिया था कि अगर जम्मू कश्मीर की बेटी अगर पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में शादी करती है, उसका राइट टू लैंड होल्डिंगशिप जो है वो खत्म हो जाता। बस ये कानून था हमारे यहाँ। तभी वो कहते थे कि बेटियों को अधिकार नहीं है। एक्चुअली लाज ये है कि शरीयत लागू नहीं था क्या? शरीयत की बात पूछ रहा हूं। तो अपने पास छोटी सी वो शरीयत लागू है, मगर लेडी अगर मुसलमान लेडी भी है जो उनका 20% 10% बनता है कुरान के मुताबिक, वो उसको नगद देंगे या इनकाइंड देंगे। एक बात, अगर मुसलमान लड़की यूपी में शादी करती है उसको राइट टू ओनरशिप ऑफ लैंड खत्म हो जाता है। हिंदू लड़की अगर पंजाब में शादी करती है उसका राइट टू होल्ड लैंड जहां पर खत्म हो। इसके लिए 2 सुप्रीम कोर्ट गए हैं, डॉक्टर मदान गई है, लेकिन जहां पर एक वो गई थी, तुम लड़की गई थी आरसपुरा से, वो तो बूढ़ी हो गई अब। तो उस लेडीज को ये मिल गया कि तुम अपने नाम पर जहां पर लैंड परचेज कर सकते हो, मगर उस पंजाबी हस्बैंड को राइट टू ओनरशिप नहीं होगा। ये 370 पहले की बात है। चलो आप फिर इस पे क्या कहना तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस पे कि जो बहुत सारे एक्सपर्ट अपने पास हैं, तो इंडियन पॉलिटिकल सेटअप और इंडियन पीपल्स ये हैं जो इंडियन पॉलिटिकल सेटअप जो लोगों के सामने हाफ बेक्ड एजेंडा परोसने के आदि हैं और पुराने से पेश करते आए हैं। हाफ बेक्ड एजेंडा लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, हाफ बेक्ड एजेंडा, कि जो आधा लोगों को नजर भी आए और असलियत कुछ ना पता लगे। उस हाफ बेक्ड एजेंडा की वजह से मैं 3, 4, 8, 9 बातें आपके सामने रखता हूँ पुरानी। कि पहले जब प्रधानमंत्री आए तो डेमोक्रेसी आ गया,
उन्होंने बाद में कहा कि 1965 तक सारी भारतीय जनता को हम पढ़ा देंगे। उसके बाद फिर आया कि पीजेंट्स भी इतना ही इक्वल है जितना कि एक शुल्क है, क्योंकि वो रोटी खिलाता है, वो देश की रखवाली करता है। अगर आदमी को रोटी ना मिले तो भूखा मर जाएगा। दोनों ही मतलब एग्जिस्टेंशियल और बाहर वाले खतरे से उन्होंने बराबर करके एग्जिस्टेंस अस्तित्व का सवाल जो है वो मेन है। उसके बाद आ गया समाजवाद। मैं लीडर को नाम नहीं लेता हूँ, मैं सिर्फ स्लोगन कर रहा हूँ, स्लोगन। उसके बाद आ गया टोटल रेवोल्यूशन, कोई परिभाषा नहीं, समाजवाद की कोई परिभाषा नहीं। उसके बाद आ गया क्लीन गवर्नेंस, कोई परिभाषा नहीं। उसके बाद आके हर फैमिली को रोजगार मिलेगा, कोई परिभाषा नहीं। उसके बाद आ गया मंडल करमंडल और भूमंडलीकरण, कोई परिभाषा नहीं। उसके बाद आ गया राम मंदिर और लिबरलाइजेशन, कोई डेफिनेशन नहीं। उसके बाद आगे चक्कर चल जाता है कि जब स्टेटमेंट आते हैं और उसी का एक मोटा मोटा ड्राफ्ट पेश कर देते हैं, लाभ बढ़ते ही। जैसे कि अनाउंसमेंट होगी डिमोनेटाइजेशन की, लाभ बाद में बढ़ा। सीए भी पेश हो गया, सीए एक्ट बन गया, लाभ बाद में अभी तक बने नहीं है। एनआरसी 1986 में राजीव गांधी और असम के बीच में एग्रीमेंट हुआ था। वो क्वेश्चन था असामी या गैर असामी का क्वेश्चन, दैट वाज क्वेश्चन ऑफ असामी या गैर असामी। अब इसको बना दिया हिंदू मुसलमान। इसका मतलब जब आप इस तरीके से बातों को हम हाफ वे एजेंडा पुट करके और आगे कहीं की बात कहीं ले जाते हैं, इसका मतलब जो पार्टी का माइंडसेट है उसके मुताबिक लोगों को हाँकते चलते हैं और ना लोगों को पता लगता है क्या हो रहा है ना कुछ हो रहा है। और उसके बाद जीएसटी आ गया, बाद में कितनी अमेंडमेंट करना पड़ी ये देख लो आप। उसके बाद 370 आ गया तो कितने अमेंडमेंट्स आई बाद में, और ना उसका डिबेट हुआ ना डिस्कशन हुआ, एक दिन पेश हुआ उसी दिन पास हो गया। और ऐसे ही यूजीसी होगा कि ये जो हाफ एजेंडा पर डिबेट चलाएंगे, एक ड्राफ्ट ले आएंगे, ओके ओके पास हो गया, ना बाद में बने ना बने, उनका काम है कि पावर में रखा जाए। मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन है, यही सवाल मैं चाहता हूँ कि एक आर्टिकल पढ़ा था मैंने, उसमें लिखा हुआ कि किसी भी प्रधानमंत्री या कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पॉन्सिबल आदमी को आप लोगों के इनजस्टिस के लिए आप उनको कोर्ट में नहीं दे जा सकते। इसका मतलब यह है कि ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है कि आप जज के खिलाफ नहीं बोल सकते। क्या कंटेम्प्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मॉरलिटी कि जो संविधान की कसम उठाई है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव लिखत में उठाई है या मिनिस्टर ने बोल के उठाई है, उस संविधान की कसम में जो मॉरलिटी है या उसकी कंटेम्प्ट में बारे में कोई सोचा जा सकता है न्यूज में कि नहीं सोचा जा सकता? नहीं तो ये सारा जो संविधान के ऐसा मिक्स रहेगा। धन्यवाद। ठीक है सर, मैं अब आर के को ले रहा हूँ। आर के मेहवाल जी अपना रखिए, फिर संक्षेप में पॉइंट अपनी बात को रखिए, कहाँ हम जा रहे हैं। आर के जी आप माइक खोलिए अपना, कहीं बिजी हो गए तो अब मैं वन बाई वन ले लूं सब। मैं घनश्याम जी बोल गए, फिर आपके मनाराम जी आएंगे। जी नमस्कार, धन्यवाद। आप विषय आज था और ये कि इस विषय पे थोड़ा सा इसको गलत मत करो, इसको मतलब कंसंट्रेट रखिए यूसीसी पे। जो सुखदेव जी ने भी कहा है और जागीर ने भी कहा है कि इसका सरकार की तरफ से भी कोई प्रपोजल नहीं है। अभी स्टेटमेंट प्रधानमंत्री दे रहे हैं, वो लॉ कमीशन ने बखेड़ा शुरू कर दिया है पहले की लॉ कमीशन की रिपोर्ट के विपरीत। तो ये राजनीतिक बहस छिड़ गई है और ये गलत एजेंडा लग गया। ये देश की एकता को तोड़ने वाला करने वाला एजेंडा लगाया है, जिससे लोगों में देश में स्थिति बंद होगी, फैलेगी। और ये चाहते हैं इसके एजेंडा लाए, इस पर सोचना चाहिए इसमें क्या मंशा थी और इसके फायदे क्या होंगे और किस तरह से लागू किया जाए, ये हमें सोचने वाली। चलो ठीक है। आर के कोई आप
तो आईडी आ रही है कहीं, आप बिजी हैं या मैं आगे बढ़ूं? आर के मेघवाल, चलो ठीक। मोहन वर्मा जी हमारे से जुड़े हुए हैं, वर्मा जी कोई बात आप रखना चाहे तो। राम प्रताप जी विश्नोई, हेलो, हाँ बोलिए राम प्रताप। सुन रहे हैं? हाँ सुन रहे हैं, बोलिए आप। हाँ राम प्रताप जी, माइक बंद हो गया आपका, माइक बंद हो गया। हाँ सिर्फ आप हाँ, आगे बढ़ो। बोलिए। अच्छा ठीक है। एक समता पावर नाम से है, आप अपनी बात रखना चाहें वो प्लेटफॉर्म, बोलिए। नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। मैं बाल सनाडे बोल रहा हूँ। अच्छा सनाडिया जी बोल रहे हैं विद्युत विभाग के। तो मेरा तो एक ही निवेदन है कि धरती जिसने भी जन्म लिया है वो सुखी कैसे है। ये जो है बारे में दुनिया के शासन तंत्र है, समाज व्यवस्था को चलाने वाले तंत्र है, उनका सोच कैसे बना। अभी जो मैं महसूस कर रहा हूँ, पूरी दुनिया का जो दृश्य देखते हैं कि वो एक देश दूसरे अपना के ऊपर ही बम डाल रहा है। यहाँ जो है बड़ा बड़ा भाई के ऊपर ही जो है वो कर रहे हैं। तो ये मेरे को लगता है कि अपने नाम सुना शंकर कनपटिया मार, उसने मेरे प्रश्न का भी मर्डर किया था, वहाँ शाहपुर में था उस जमाने में। और जब उसको पूछा आखिर टाइम क्या, तेरे किसी की जेब से 2 पैसे नहीं निकाले, तेरा तो कोई दुश्मनी नहीं थी। उसने कहा जी कि मेरे को जो है महीने 15 दिन में एक ऐसी तरंग आती थी कि मेरे को सामने कोई आदमी नजर आ गया, मैं उसकी कनपट्टी पे मारता था तो वो छटपटा था, तो उससे मुझे स्वर्ग का आनंद की अनुभूति होती थी। तो ये क्या है कि जो शासन तंत्र में जो बैठे हुए लोग हैं उनको वो शंकर कनपटिया मार जो बीमारी है वो उससे ग्रसित हो रहे हैं। अब ये कि शासन तंत्र जो है वो कोई राजनेताओं से नहीं चलता अकेले। इसके लिए मैं सोचता हूँ जैसे गांव में होता है पटेल पटवारी बोरा, ये मिलकर के चलाते हैं। और तीनों का अगर मनोवृत्ति जो है तो उसका भी मैं एक दूसरे ढंग से कहता हूँ कि वेक्टर सम, आप जानते होंगे गणित में एक तो अर्थमेटिक सम होता है, एक वेक्टर सम। तो वो अगर पॉजिटिव है तो गांव स्वर्ग हो जाएगा, और अगर वो नेगेटिव है तो गांव नरक हो जाएगा। आज विश्व रूपी जो गांव है उसकी मुल्क जो है वो ढालियां हैं। तो ये समस्या है कि बहुत साइकोलॉजिकल है, इकोनॉमिकल है, पॉलिटिकल है, सोशल है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मूल में ये मनुष्य की मानसिकता से जुड़ी हुई है। तो मैं सोचता हूँ आप जो चिंतनशील लोग ये मंथन कर रहे हैं, कभी न कभी इसका कोई उपाय निकलेगा और लोगों में समझ आएगी कि मनुष्य मनुष्य के साथ में कैसे सुधे, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे एक गाँव का हो चाहे भाई गाँव में। ये मेरा निवेदन था। धन्यवाद। तो ठीक है, धन्यवाद चीफ इंजीनियर साहब, आपने सजेशन दिया। अपना शर्मा हमारे से जुड़ी हुई है, सपना आपको अपनी बात को रखें। बाद में शर्ला जाट है आगे, सपना कोई बात कहना चाहेंगे आप? चलो आगे बढ़ते हैं। तो शंकरलाल जाट, शंकर जी अपना व्यू पॉइंट देना चाहें तो सुरेंद्र जी अकल, विजेंद्र जुड़े हुए हैं। विजेंद्र जी आप अपनी बात को रख चाहें तो। यस सर। हाँ बोलिए सर, थोड़ा परिचय भी दे दें ताकि। मैं विजेंद्र प्रकाश पूर्विया, टीचर हूँ पैसे से, और आपके जुड़ा सारी बातें हो रही है, लेकिन सरकार ने कोई ड्राफ्ट तो दिया नहीं इस तरह होगा और इससे फायदा होगा। और लोग जो है यस नो के आंसर मांगे, लिंक भेज रहे हैं, हाँ या ना में जवाब दें। ये क्या शुरू हो गया है? इस बस ये चलो
ठीक है सर। अब आर के मेघवाल जी आए हैं, अब खड़ा कर रहे हैं, फिर वीरेश कुमार बच रहे हैं, फिर मेरे ख्याल से एक दो और बच्चे और हैं। आर के अपनी बात को रखें। सेशन कोर्टेड है, इसलिए शॉर्ट में बात रखता है कि लोग देखें, क्योंकि 2 घंटे का टाइम होने वाला हमारा। हाँ आर के जी। हाँ सर, आपका हैंड रेज है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है आपके साथ में कोई फोन पे? हाँ हाँ बोलो। मैं यूं कह रहा था, बिल्कुल यूसी का डिस्कशन प्रिवेंट है, लेकिन ये कोई ड्राफ्ट आया नहीं है। तो मेन बात है कि डिस्कशन करने का पॉइंट नहीं है कि, लेकिन फिर भी बात जरूर कि यूसी का मामला आज का नहीं है, बहुत पुराना है, संविधान सभा से ही है। संविधान सभा वालों ने हाथ छिटक दिए इस बात के लिए कि हमसे हो नहीं रहा है और ये 44 में इसको दो और तुम सबको सेटिस्फाई करें। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि ये जमाला हमसे नहीं निकला है और जमले को निपटने के लिए वो आप आपस में सबको सम्मति यानी कंसेंट लेकर इसको कर लेना। ये बात वहां डाल। बात ये है कि सबसे पहले ये क्वेश्चन उठा 85 के अंदर उठा, शाहबाद केस के अंदर। शाहबाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 54 को जो है निर्देश है इसको ठीक करो। तो राजीव ने क्या ठीक करने के लिए जो मुस्लिम धर्मगुरु थे उनकी सबकी राय ली। उन्होंने कहा नहीं ये जो है ना, हम इसको भरण पोषण का अधिकार नहीं देंगे साहब। ये तो को कोई भरण पोषण नहीं मिलेगा। अब देखो आगे जब 89 चुनाव आना था तो उन्होंने फटाक वाला ने ताक खोला तो हिंदुओं को राजी ऐसे। तो अब यहाँ पर 6 बात जी बैठे हुए हैं। क्या गांधी जी की बात है? गांधी को तो एस राजगोपालाचारी जी सॉरी एस राधाकृष्णन ने एक सवाल पूछा। क्या पूछा? बहुत बताओ गांधी क्या जी आवाज नहीं आ रही है पूरी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज पूरी नहीं आ रही है। व्हाट इज योर रिलीजन? गांधी को पूछा व्हाट इज योर रिलीजन? गांधी ने उत्तर दिया मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदुइज्म को सबसे मानता हूँ, सब धर्मों से ऊपर मानता हूँ। ये उसने एस राधाकृष्णन को दिया। अब जब ऐसे तो हमारे लीडर हुए हैं और संविधान के अंदर सब पता है। आज एक ही बात उठ रही है आम लोगों के अंदर कि यूसीसी हो जाएगा तो ये बहु पत्नी का विवाह है ना, मुसलमान तो 4-4 शादियां कर लेते हैं। फैक्ट कहता है, फैक्ट कहता है कि अभी एवरेज 1.4 है, विवाह 1.4 है। ये धर्मों के आधार पर देखो, धर्मों के आधार पर एससी का 2.4 है। 2006 में 3.1 था, वो 2.4। आपका शेड्यूल का 2.2 था, वो 1.5 आ गया। वो जो आप एवरेज इंडिया का 1.4 है, जो 1.9 था। आपका ओबीसी का पॉइंट 1.8 से 1.3 आ गया। ये धर्मों में आप जाते हो तो क्रिश्चियन जो है 2.5 पे आए और मुस्लिम जो 1.9 पे आ गए, वो भी कम हो गए। इंडिया भी कम हो गया, वो भी कम हो गए। यानी कौन पाले ज्यादा को? और जहाँ विवाह का मिजोरम 2.6.2 सबसे ज्यादा बताया गया। वहां ये है बहुविवाह को बहुत सारी गणनाओं में ऐसा किया, एक को छोड़ा दूसरे को कर दिया, दूसरे को 2 विवाह मान लिया। एक को छोड़ के दूसरे को करना तो विवाह तो एक ही है, पत्नी तो एक ही करा। वो 4 पत्नी बदलता तो 4 विवाह में काउंट किया। इसलिए इस आंकड़े को करेक्ट करने तो मैं तो एक कहूंगा, यहाँ पर मेन बात है कि महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित कर, और वो जब तक हम ये एजेंडा नहीं उठाएंगे महिलाओं को 50% में अधिकार हो, चाहे इसी में 50% महिलाओं को अपना रिजर्वेशन नहीं हो, जमीन से मामले से लेकर प्रॉपर्टी से हर कर, तब तक यूसीसी कोई काम का। फिर 95 यूसीसी आज
आज यूसीसी आया तो टोटल एक इलेक्शन एजेंडा है, इसके सिवाय यूसीसी कुछ भी नहीं। धन्यवाद। चलो ठीक है आरके जी। वीरेश जी तरार, आप अपनी कोई बात है? देखो, बात कसाना जी ने जो बात कही ना, वो है लैंड मुसलमान के लिए छोड़ना चाह रहे हैं और हिंदू छोड़ना चाहता है, लैंड का झंडा भारी है। हाँ बोलिए तरार। हाँ तरार साहब बोलिए। सभी को नमस्कार। थोड़ा लेट जुड़ा, लेकिन देखा मुझे पता है पूरा, मैंने रात भर इसको स्टडी किया लेकिन जुड़ नहीं पाया था टाइम से। मेरा कहना ये है कि सभी का करीब करीब वही इसमें आया है ओपिनियन कि सरकार ने कोई ड्राफ्ट तैयार किया तो लिहाजा कोई बहस होने का, वाद विवाद होने का तो कोई औचित्य नहीं बनता। जब तक सरकार ड्राफ्ट ना कोई लेके आवे तो डिस्कशन किस बात का। और सरकार की कोई नियत भी नहीं है। जिस प्रकार धारा 370 में एक मामूली सी बात थी कि वहां प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो दिए जाए थे धारा 370 हटाने के नाम पे। बाकी धारा 370 का 85% हिस्सा जो है वो तो पहले हटा जा चुका था अलग टाइम से। थोड़ा सा था उसको हटाया गया और ये नैरेटिव बनाया गया। देखिए सरकार जो है हिंदू और एंटी मुस्लिम है और यही वो हिंदू मुस्लिम का मामला खड़ा करना चाहते हैं, यही उनका मकसद है। इस मामले में इस साल में आप देख लो कि सरकार कोई भी अपना ऐसा संकल्प में इन्होंने दोनों बार के चुनाव में दिया है कि आप ये करेंगे, रोजगार देंगे 2 करोड़, हम ये करेंगे, कोई बात को पूरा करने है तो अपना देश सेव करने के लिए इनको 2024 में दोबारा इलेक्शन के जाना है तो किस मुद्दे को एक जनता के सामने जाए, दल के पास है नहीं तो इतना गर्म करना चाहेंगे इस मुद्दे को केवल और केवल ये मुद्दा है, केवल ये रहे कि देखिए सरकार चाहती है कि इसमें यूसीसी लगे। यूसीसी लगाने के लिए हमें इतने सारे पेचीदगी से गुजरना पड़ेगा, उसके लिए हर वर्ग की सबके सहमति हमें लेनी पड़ेगी और बिना सहमति हो ही नहीं सकता क्योंकि प्रिंसिपल डायरेक्टिव है। कोई वो तो है नहीं कि भाई आपको सुप्रीम कोर्ट निर्देश देगा कि आप कानून बनाने के लिए इन्होंने याचिका रखी है, कम से कम 20 याचिकाएं पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, उन पर सुनवाई होनी है, सुनवाई होकर उनपे आना है कि भाई इसमें होगा क्या। हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट लास्ट में यही कहेगा कि संविधान इजाजत हमें नहीं देता इस बात की सरकार को कोई कानून लाने के लिए, तो वहां से वो खारिज हो जाएगा। तब सरकार अपने बहानों रहेगी, चुनाव जनता में मैसेज ये चला जाए सरकार चीज लाना चाहती है। चलो कुल मिला इसके अंदर मैं कसाना जी फाइनल टच करते हुए ये लेऊंगा। मैं इसके अंदर एक चीज हूँ कि आप सुप्रीम कोर्ट हैं जुड़े और एक करके प्रॉपर्टी के मामले में एक भी पर्सनल लॉ है, मुस्लिम के, हिंदू के, क्रिश्चियन के, इसका एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना करके एक वीडियो अपना देख आप आते रहते हो। तो झगड़ा जो है ना वो ज्यादातर प्रॉपर्टी के ऊपर है। कुछ तो इसके अंदर तो नेताओं ने रखा है, वोट की रणनीति वो अलग है, लेकिन प्रॉपर्टी भी छुपा हुआ एजेंडा बहुत भारी है। इसलिए मैंने क्या है कि एक तो प्रॉपर्टी के मामले में आप अपना जो है एक बार एक सेशन हो जिसमें हम जो है किसी न किसी वे में करें कि भाई मुसलमानों की प्रॉपर्टी आगे किस तरह से बन रही है, हिंदुओं की कैसे बन रही है, की कैसे बन रही है, कौन से हैं इन्होंने, जैसे आपको उसमें ना शेड्यूल 9 में क्यों डाला, इन्होंने क्यों अपनी जगह बचाने के अंदर किया, अपने बेटों पाने के पुरुष प्रधान कंसेप्ट के ऊपर, इसके ऊपर हम एक सेशन लाएंगे। ये यूसीसी तो अपनी चल रहेगी, लेकिन यूसीसी जो के साथ में प्रॉपर्टी का फंडा है उस फंडे को हाईलाइट करेंगे कि इनकी जो बात ये घूम फिर के ये जो अपने आपको बढ़ने हैं उसके हिसाब से। दूसरा जो ये भक्त जन का जो है उसके मुझे भी लिखना पड़ा तो मैंने भी ईमेल किया कि मुझे तो गोवा सुविधा चाहिए, मुझे के तो बेटा चाहिए, बेटे को मैं प्रॉपर्टी दे दूंगा। गोवा में 25 साल के बाद में एक दूसरी लाने की परमिशन है, तो 25 तक बेटा पैदा नहीं हुआ मेरे से, मैंने और ले आया, 20 साल तक नहीं हुआ 30 और ले आया, मतलब पति लाने का गो हो सकता है तो मेरे भी हो जाए, वहाँ हिंदू के लिए बनाया गया है। तो
भेजना हो तो यही भेजते हैं, अपने क्या है, इसमें तो बहुत ज्यादा होगा। तो ये बात है, कोई विशेष बात किसी के दिल में रही हो तो कि मैं बहुत बहुत धन्यवाद का कि आप समय दिया, और कसाई को भी ये टेक्निक बातों पे बातें कहे, इसके लिए विशेष धन्यवाद। और आप सभी ने का भी विशेष आभार को किसी अहम टॉपिक पर हम हमें इस व्यवस्था में देंगे। किसी साथी का हो तो हैंड रेज हो जाए या माइक खोल बात तो रखते हैं। वही 15 हो गया, 1-2 तक की अपना सेशन है, मेरा अपना ओवर हुआ है, वो ख्याल से ओवर कर दूं। सभी को थैंक यू कहते हुए, ऑल ऑफ यू, धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार सभी को। बहुत सारे लोग आज रिक्वेस्ट यही दर्शक को लोग आया करें, हर बार नए मुद्दे लेकर के चल रहे हैं और जो करंट इश्यू है उन पर डिस्कशन होता है और वो कंक्लूसिव हम प्रयास करते हैं कि वो काफी फायदेमंद है। तो संख्या लोग आए प्रत्येक लेके आपकी जारी के लिए धन्यवाद।